ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। आप लोग अब देख रहे हैं कमाई का अड्डा। आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और आखिरी के सबसे इंपॉर्टेंट 1.5 घंटे। कुछ वीकनेस के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज हो रहा है, ऐसे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मार्केट्स का करंट हाल क्या है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। मैं और वीरू आपके साथ होंगे अगले 1.5 घंटे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव में बाजार। निफ्टी 17,600 के करीब। बैंक निफ्टी में भी गिरावट। मिड कैप इंडेक्स कर रहे हैं फ्लैट कामकाज। कमजोर बाजार में भी मेटल्स में स्ट्रेंथ कायम है। चीन से आंकड़ों के बल पर आज मेटल सेक्टर में स्ट्रेंथ। टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर और JSPL में करीब 1 से 1.5% की मजबूती। वहीं ऑटो FMCG में आज काफी पेन। NBFCs में जोरदार खरीदारी। मणप्पुरम करीब 4% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। श्रीराम फाइनेंस और SBI कार्ड्स भी 2% से ज्यादा उछले। लगातार 6 दिनों के पुल बैक के बाद आज अदानी ग्रुप के शेयरों में कमजोरी। करीब 5% फिसला अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा और ACC में भी नरमी कायम। CNBC आवाज की खबर पर लगी मोहर। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में कुल 264 करोड़ रुपए की हुई ब्लॉक डील्स। करीब 11.5% इक्विटी के सौदों के बाद शेयर 3% फिसला। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच जारी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने करीब 144 रन बनाए, 2 विकेट खोए। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के साथ मैच देखने पहुंचे PM मोदी। दोपहर लंच के बाद ऑस्ट्रेलिया के PM आ जाएंगे मुंबई। आज सेकंड हाफ में मुंबई में होंगे, उसके बाद कल दिल्ली पहुंचेंगे। तो 3 दिन का दौरा फिर कल दिल्ली के साथ वो मीटिंग्स के साथ खत्म होगा। वीरू मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो इंपॉर्टेंट है। क्या है वीरू भाई? नहीं, कुछ नहीं। सीधे गुजरात से अगर आप देखें मुंबई जा रहे हैं, हम क्यों मुस्कुराएंगे जनाब? ठीक है, हमें तो अभी तक हाँ है ना। खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इस मुद्दे पे। आते इस मुद्दों पे, सब मुद्दों पे आते हैं। समझ गया। थोड़ी कमजोरी के साथ, थोड़ी अच्छी खासी कमजोरी बढ़ रही है। इनफैक्ट दबाव के साथ भारतीय बाजारों में अब इस समय एक्सपायरी के दिन कामकाज होता हुआ अच्छा मोमेंटम, रेजिलियंस। जब खराब ग्लोबल की उससे हम टिके खड़े हुए थे, आज एक्सपायरी के दिन फाइनली कुछ प्रॉफिट टेकिंग, कुछ अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है स्क्रीन्स पर। और हर टिक के साथ प्रेशर माउंट होता हुआ 17,615 के आसपास के लेवल्स पर 140 अंकों के दबाव के साथ निफ्टी दिन के लोस पे समय कर रहा है। 612, 615 यही लोज हैं आज के, जहां पे इस समय के टिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दरअसल कुछ अब तक निफ्टी बैंक उतना दबाव में नहीं था। निफ्टी बैंक का प्रेशर थोड़ा सा माउंट हो रहा है। 0.5% के दबाव के साथ अब निफ्टी बैंक, पिछले आधे घंटे में वो दबाव, 15 मिनट में दबाव अच्छा खासा निफ्टी बैंक का बढ़ता हुआ। वैसे सुबह से ऑटोज, IT, FMCG ये सब पॉकेट्स दबाव में थी। अब बैंक्स भी 0.5% के दबाव जो दिखा रहे हैं, वो सबका खामियाजा आपको निफ्टी में आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, पहले एक काम करता हूं, मैं निफ्टी बैंक पे अलग से बातचीत कर लेता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे। ना निफ्टी ही रखिए। अब तक तो मैं कह रहा था, देख रहा था कि वो जो जोन्स मेंशन थे, पहला रेजिस्टेंस, उससे पहले ही ये बात थी कि दायरे में सिमटते हुए नजर आएंगे बाजार। तो आज सुबह 7 बजे जब वीरू के साथ चर्चा हो रही थी, पहला रेजिस्टेंस, पहला बेस, उसी के बीच में उन्हीं को रिस्पेक्ट करता हुआ भारतीय बाजार नजर आ रहा था। लेकिन अब वो वीरू पहले बेस के जो जोन्स थे उसको अब वायलेट करता हुआ इस समय निफ्टी नजर आएगा। क्या है निफ्टी की रीडिंग, क्या मूड माहौल बन रहा है? अच्छा, एक चीज और, वीरू के पास जाऊं, ये हमारा सिर्फ प्रेशर नहीं है, हमारा प्रेशर थोड़ा एडिड हो गया है, लेकिन
अक्रॉस एशिया, चाहे वो हैंगसेंग, चाहे कॉस्पी, ताइवान, जो बंद हो गए, जो बंद होने की कगार पे खड़े हुए हैं, सिमिलर दबाव के साथ ही एशिया में इस समय कामकाज हो रहा है। वीरू, ये जो फ्रेश सेलिंग का अब तक तो क्योंकि वो लग रहा था पहला बेस होल्ड कर रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बेस के आसपास कुछ दमखम दिखा पाएगा। अब वो बेस वायलेट होता हुआ स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या करना है? जैम देखिए आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष, मेरी सुबह अप्रोच थी कि दैट क्लस्टर आई मीन रेजिस्टेंस बन 17,783 और 17,817 एक रेजिस्टेंस जोन है, इसमें कल के ट्रेड्स को बुक करेंगे। ट्रेड लेंगे लोअर एजेस पे बेस 1 के आसपास, और बेस 1 क्या था स्क्रीन पे लिखाइएगा प्लीज। बेस 1 था 691 659, और आप सेशन के फर्स्ट पार्ट में आशीष हमने 659 पे पुल बैक लेके एक अच्छा पुल बैक दिया 40 50 70 पॉइंट का, लेकिन कोलैप्स हो रहे हैं। आशीष वजह है इस वक्त एग्जैक्टली निफ्टी आईटी बैकफुट पे है, और साथ ही साथ रिलायंस, ये दो चीजें जो हैं आई थिंक इस वक्त डेलो पे ट्रेड कर रही हैं। हालांकि अगर आपने एक सुबह पुल बैक ट्रेड लिया था तो वो ठीक चला, लेकिन अभी मैं कहूंगा आशीष, मैं यहाँ पुल बैक ट्रेड नहीं लूंगा। अगर पुल बैक ट्रेड लेना होगा तो मैं लूंगा अब 17,589 पे, नॉट एग्जैक्टली ऑन दिस लेवल, क्योंकि डिफाइंड एज था 659, 603 कल का लो था, उसको छोड़ते हैं। 17,590 17,589 ये स्क्रीन पे आएगा तो पुल बैक ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। याद रखिएगा एक्सपायरी डे है, हम एक रेंज में ही रहता है आशीष, लेकिन रिलायंस और आई थिंक निफ्टी आईटी बैकफुट पे हमें ढकेल रहा है। आशीष मैं एक चीज यहां पे एडवांस में कह दूं, एग्जैक्टली एट दिस प्राइस एट 41,407 मैं निफ्टी बैंक को लॉन्ग करने की वकालत करता हूं। एग्जैक्टली एट दिस प्राइस मेरा बेस 1 निफ्टी बैंक का था, और जिसको बाय करना है आपको, दैट वाज 41,378 41,240। मैं आशीष आपने प्रश्न निफ्टी पे किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आप देखिए उत्तर को दायरे से बाहर रखते हुए इस वक्त एग्जैक्टली 41,401 पर निफ्टी बैंक को बाय करना चाहूंगा आशीष, निफ्टी को नहीं। अभी एज मेरा लोअर एज डिफाइन नहीं है आशीष, इसीलिए मैं अगर सुबह ट्रेड मिला तो ठीक है, बट राइट नाउ एग्जैक्टली एट दिस प्राइस मेरा निफ्टी बैंक पे लॉन्ग है आशीष। निफ्टी बैंक पे लॉन्ग है, बिल्कुल ठीक। 41,378, हाँ वो बेस निफ्टी बैंक का 41,378 था वीरू, है ना? वो बेस अब तक कोई वायलेशन 370। हाँ, तो निफ्टी बैंक तो आप बेसिकली कह रहे हो सेकंड हाफ में बचे हुए 1.5 घंटे के लिए एक्सपायरी रिलेटेड मूव आना है, तो निफ्टी बैंक में मोमेंटम पिकअप हो सकता है। हाँ आशीष इसकी वजह है, एक तो एक्सिस बैंक जो कि अपने लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक कर रहा है। दूसरा एचडीएफसी बैंक 1638 पे ये लास्ट दो हाई शेडोज के ऊपर ट्रेवल करता हुआ, और एक और चीज आई थिंक अगर आप देखें दैट्स एसबीआई अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां से ये पुल बैक दे सकता है, तो इसीलिए मैं बेट करना चाहूंगा निफ्टी बैंक पे आशीष। निफ्टी को अभी नहीं छूंगा, मैं मानता हूं कि 17,589 वॉलेट नहीं होगा, बट निफ्टी को भी नहीं छूंगा। बेटर है एज पर द ऑप्शन स्टैट्स, मैं आपके स्क्रीन पे आशीष 6 स्ट्राइक सकता हूं, डॉक्टर साहब प्लीज दिखाइएगा वो स्ट्राइक्स, 6 स्ट्राइक्स निफ्टी बैंक के। मेरे पास कैलकुलेटेड रिस्क लेने का अगर आप देखें एक कारण है, कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 42,000 पे, 41,800 पे, 41,900 पे, बट एग्जैक्टली एट दिस प्राइस मेरे पास आशीष 41,500 41,400 के पुट राइटर का कन्विक्शन है। याद रखिएगा 41,400 के पुट स्टिल करीब 73 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, दैट्स ह्यूज आशीष। 9 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में 50 लाख पुट जुड़ी हैं, सो मेरा बाय है निफ्टी बैंक आशीष। ठीक, एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। तो वीरू का कन्विक्शन, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स, वो दमखम, रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रेशर, सब ब्यूटीफुली आपको कंट्रीब्यूशन प्लेट में देखने को मिलेगा। ये है निफ्टी 50 का हाल। रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी सब वीक विकेट, और रिलायंस तो खैर तगड़ा प्रेशर दिखा ही रहा है। और उस तरफ दूसरी तरफ देखिए कैसे वो कुछ प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स स्टैंड आउट कर रहे हैं, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इवन लार्सन एंड टूब्रो। तो दाव लगाने का मन है निफ्टी बैंक पे सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ गलत बोल रहा हूं, आखिरी के 1.5 घंटे के लिहाज से, आखिरी के 1 घंटे के लिहाज से एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स कहीं एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। तो इस पॉकेट में इंडिविजुअल स्टॉक्स की चाल, उनकी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए निफ्टी बैंक एक ज्यादा स्वीटर पॉकेट
इस समय नजर आती है। चलिए, अच्छा मैं पहले तो इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपके अपने पैनल का, उसके बाद ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाता हूं आज की। आज एक्सपायरी के दिन आखिरी 1.5 घंटे में मदद करने के लिए फंडामेंटल्स पे आशीष महेश्वरी साहब स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ राजेश सतपुते, गाबा सर, मानस जायसवाल साहब, अमित सेठ साहब, प्रशांत सावंत जी, सब के सब होंगे आज हमारी जो मदद करेंगे। अच्छा, इन सब से इनके इस समय के बढ़िया वाले स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज दूंगा। उसके बाद एक स्टॉक आज रडार पे, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। दरअसल इसके आम रेलिगेयर फिनवेस्ट ने अपना जो इश्यूज थे, वो पैसे जो भुगतान करने थे वो कर दिए। आज स्टॉक हरकत में रेलिगेयर का, तो ऐसे में इस कंपनी की चेयरपर्सन से बातचीत करेंगे, समझेंगे अब आगे का प्लान क्या, अब शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन कैसे होगा जब पुराने लीगेसी इश्यूज पीछे चले गए। 4 का चौका होगा, इसी पैनल में से कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग आगे और होगी। और आज बाजार पे 4 का चौका का टीजर बाद में लेकर आऊंगा, तब एक्सपर्ट्स रेडी हो जाएंगे, अभी मत दिखाइए। और आगे बाजार के बिग मार्केट वॉइसेस में एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी साहब भी जुड़ेंगे, तो बढ़िया एक्शन पैक्ड शो रहेगा। लाइए भाई, पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स, उसके बाद इस समय के बढ़िया स्टॉक पिक्स की शुरुआत करेंगे। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में कमजोर बाजार है, मुझे लगता है ये लाल वाले से शुरू कर रहे हैं क्या? लाल वाले से शुरू करा है इन्होंने। अदानी ग्रुप स्टॉक्स, पिछले कुछ दिनों का मोमेंटम रिवर्स होता हुआ आज सुबह कुछ कंसर्न्स वे कर रहे थे। कंसर्न्स कैसे? एक्सचेंजेस ने वापस, एनएससी ने वापस एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म में कुछ स्टॉक्स डाल दिए, कुछ जगह अपडेट्स आई कि वापस प्लेज क्रिएट कर दिया गया। बीच में मूड मॉल इसलिए शुरू था कि वो गिरवी रखे शेयर छुड़ा रहे थे प्रमोटर्स, एडिशनल प्लेज आना एक और मूड बिगाड़ने का काम। अदानी इंटरप्राइजेस 5%, अदानी पोर्ट्स 3% के आसपास ही कमजोरी के साथ आज कामकाज करता हुआ। ऑटोज, ज्यादातर सारे स्टॉक्स दबाव में। हमने ऑटो इंडेक्स दिखाया था शुरुआत में, किस तरह से प्रेशर माउंट हो रहा है, उनमें से बाकी स्टॉक्स पे तो आगे चर्चा भी करूंगा। एमएनएम इस समय 3% की कमजोरी के साथ एमएनएम दबाव में। और खैर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये तो आज का सबसे बड़ी दिक्कत वाला स्टॉक हो गया है, 2.25% की कमजोरी के साथ रिलायंस इस समय कामकाज करता हुआ। और भी मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 3% दबाव, आरबीएल बैंक 2.25% कमजोर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2.5% कमजोर और जीएनएफसी 1.5-2% की कमजोरी के साथ कामकाज। कुछ स्टॉक्स जहां तेजी है, कमजोर बाजार में जो थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहे हैं, बढ़िया हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। मेटल्स की आज सुबह एक बढ़िया रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें फंडामेंटल कॉल था कल की क्लोज से 40% अपसाइड। चाइना रिलेटेड कुछ अच्छे आंकड़े में सुबह मेंशन कर रहा था। टाटा स्टील 1.5% से ज्यादा मजबूत आज फिर, कल भी इंट्राडे में लोज से बढ़िया घूमा था, मजबूती के साथ बंद हुआ था। एक्सिस बैंक, अभी वीरू मेंशन कर रहे थे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की चाल देखते हुए निफ्टी बैंक पे दाव लगाने का मन, एक्सिस बैंक 1.25% ऊपर है। बड़ापुरम फाइनेंस आज फिर मजबूत 3% ऊपर। आज फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से इस हफ्ते की शुरुआत में वो अपडेट आया था, एक म्यूचुअल फंड ने एग्रेसिव मणप्पुरम में खरीदारी करी थी, उसके बाद से मणप्पुरम में आग लगी हुई है, अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी बनी हुई है। एसबीआई कार्ड्स ये 2.5% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और है क्या डायरेक्टर साहब? बस ये वो स्टॉक्स हैं डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब चुन के लाए थे। इन कोशिश करूंगा इनमें से ज्यादातर इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे इस शो के दौरान बातचीत भी हो जाए, लेकिन अब इस समय के प्रिफर्ड पिक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। गावा सर, पहले तो ये बताओ, सुबह से कुछ लिया ट्रेड विद निफ्टी बैंक? जी नहीं, आज दिन बेकार था। मैम से लड़ाई हुई या स्टॉक मार्केट खराब है? स्टॉक मार्केट तो डाउन है, तो खराब तो नहीं है, ट्रेंड डाउन है तो बेच कर खरीद सकते हैं। तो फिर मैम से लड़ाई हुई है? हाँ, अब छुट्टी लेते ना, बार बार छुट्टी लेके घूमने जाते हैं ना। ट्रेंड तो हाँ, छुट्टी लेके अकेले घूमने जाते हैं, घूमने जाना गलत नहीं, अकेले घूमने जाते हैं। और कह रहे थे मैम ने बोला है, उन्होंने बोला जाओ जाओ, अब समझ में आएगा वैसा। अभी कब होली भी तो वीरू ने बनाई ना अकेली। हाँ, वीरू ने तो गजब की होली बनाई भैया, वो इनके अड़ोसी पड़ोसी तो कपड़े में फट गए थे। वीरू ने क्या गजब की नहीं, वीरू ने क्या, वीरू सुबह दफ्तर आए थे, मॉर्निंग कॉल किया, फिर जाते जाते हमें 1.5-2 घंटे लग जाते हैं घर पहुंचते 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। नोएडा के 4 चक्कर लगा लो 1.5-2 घंटे में, मुंबई बना रहे हो। 5 मिनट घर पहुंच जाते हैं, गाड़ी बंद करते, रोलिंग में पहुंच जाती है गाड़ी इनकी घर तक। अच्छा चलिए, आज का इस समय के पहुंचते
वेल रिलेक्टेंटली दे रहा हूँ। स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मुझे वो है बैंकिंग क्षेत्र से, और वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पर एक अपमूव मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल एक्सिस बैंक का 860, 860, 861 है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है 880 जाने की। यस, स्टॉप होगा 865 का। एक्सिस बैंक में लगता है कि अगर वो अपमूव मिलेगा तो एक्सिस बैंक में थोड़ी और तेजी मिलेगी। एक्सिस बैंक है, खूबसूरत आप देखें यहाँ पे ट्रेड। सुबह सुबह असल में खूबसूरत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जब पहला सौदा में ये शुभम जी की कॉल थी और अभी प्रकाश सर इसको कैच कर रहे हैं एट 870.91, मीन मोर और लेस 871 पे। आप देखें ट्रेड स्क्रीन पे गया। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो कमेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। पहले भी स्टॉक के बारे में बात हुई, यहाँ पर ट्रेंड काफी बुलिश बना हुआ है। कल हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा, आज मॉर्निंग में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी लोअर लेवल पे देखने को मिली। तो आई थिंक आप करंट लेवल्स पे आपको कमेंस में खरीदारी करनी है। 1664 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 1725 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं कमेंस के लिए। ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं, 1700 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 40 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 60 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। और इस समय कमेंस में बहुत बढ़िया मूव बन रहा है। लाइए इंट्राडे चार्ट। ये कैपिटल गुड स्टॉक गजब करे हुए हैं। ये देखिए, नहीं इंट्राडे चार्ट नहीं दिखाएंगे क्या? कमेंस में जो मूव आया ये देखिए, 1.25% के आसपास का अचानक उछाल। मानस कह रहे हैं इसमें तेजी करिए और चाहें तो 1700 का कॉल भी इस समय 40-41, हाँ 40-41 पे चल रहा है। 60 तक के टारगेट्स के लिए इसको खरीदा जा सकता है। ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस मैं रिविजिट कर दूंगा सब आपके लिए। सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। सतपुते साहब, आप तो अकेले नहीं जाते ना? नहीं अलाउड ही नहीं है आशीष जी। तो गोवा की फोटो तो Allowed आपने ही नहीं। अकेले अपनी डाली थी वो फोटो निकालने वाली वाइफ ही थी ना। ना। अच्छा सतपुते साहब, इस समय का प्रेफर्ड पिक? आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से आज वैसे एक्सपायरी है, आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। मेरे हिसाब से मंदी जितनी होनी थी एक्सपायरी की, हम लोग दैट इज व्हाट वी आर शेयरिंग, मंदी जितनी एक्सपेक्टेड थी कि 17,600 17,650, आई थिंक दैट इज डन। तो यहाँ पे आज थोड़ा फिर से वही शॉर्ट कवरिंग वाला प्ले में मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। एसबीआई कार्ड अगर आप देखें, मुझे लगता है इसका पैटर्न बढ़िया है। एक फॉलिंग चैनल या कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है विद राइज इन वॉल्यूम, राइज इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लगता है कि ये जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 780 का। सो इट्स अ बाय इन एसबीआई कार्ड। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 755 का। एसबीआई कार्ड से आप देखें तो आपका यहाँ पे बाय है, ओके, करीब 770 रुपये की ट्रेड करता हुआ एसबीआई कार्ड 770 पर। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा में कल से ट्रैक कर रहा हूँ कि वो 1070 का लेवल ब्रेक कर दे। आज बहुत कंफर्टेबली वहां पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट जाना चाहूंगा फिर से एक बार। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 1076 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 1045 1045 का होगा। ओके, ये हो गया प्रशांत साहब। टेक महिंद्रा तो कल भी बेचे थे, कल भी फाइनली 1% रिकवरी में कुछ नहीं हुआ था। 1% दबाव के साथ ही टेक महिंद्रा कामकाज कर रहा था और आज भी टेक महिंद्रा पे ही एक सेल कॉल आता हुआ सावंत साहब का। सावंत साहब, आज 12 बजे कुछ 0 दिए थे ना आप? आशीष जी, मैंने 17,800 की पुट दी थी 126 पे बाय करने के लिए, तब वो 115 चल रही थी। 126 जैसे ही क्रॉस किया उसके बाद उसका लो 122 रहा और टारगेट था 175, वो 184 का हाई बना के आया। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी और वन साइडेड मूव आई है। अरे वाह, तो वो रन चलता हुआ हर एक्सपायरी के दिन बढ़िया हीरो और जीरो ट्रेड सावंत साहब का, आज भी वो टारगेट्स हिट करता हुआ बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेक महिंद्रा पे एक सेल कॉल आता हुआ। ये आज के समय के ट्रेड्स हो गए। महेश्वरी सर से जान लेते हैं भाई, वो लोग अरिहंत में कोई, अच्छा महेश्वरी साहब भी जो कुछ इश्यूज आ रहे हैं नेटवर्क में, ठीक है। गाबा सर ने रिलक्टेंटली एक्सिस बैंक में खरीद, रिलक्टेंटली मतलब गाबा सर लू नहीं लू वो ट्रेड? लेना चाहिए, बहुत मुश्किल से निकाला है क्योंकि मैं एसबीआई कार्ड दे चुका था, बाकी जो बचे थे उसमें से निकाला मैंने, और कुछ नहीं, लेकिन है तो अच्छा, लेना चाहिए, ठीक है। तो गाबा सर का एक्सिस बैंक का एक बाय कॉल आता हुआ। मानस ने कमेंट्स में दाव लगाने की बात करी है, 1700 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। सतपुते साहब ने एक्सपायरी रिलेटेड जो
मंदी वंदी जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो आ चुकी है स्क्रीन पे। भाई तेजी कर लीजिए, SBI कार्ड में बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी मेंशन था। खरीदने का मन 780 तक की तैयारी यहां पर, और सावंत साहब ने दाव लगाया टेक महिंद्रा पे। ये इकलौता इस समय का बिकवाली का आइडिया। वीरू जी हाँ, चलिए तो अगर आप देखेंगे स्पॉटिंग हो गई और मतलब ट्रेड्स की, और अब कुछ देर में आशीष महेश्वरी जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे, लेकिन एक दो स्टॉक्स को और यहाँ पे देख लेते हैं। मार्केट से अगर आप देखें अभी भी डीलो की ट्रैजेक्टरी में कोई बहुत, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं आया है। वीकनेस वाले एक दो स्टॉक्स और लेके आइए। लुक एट TCS, याद रखिएगा निफ्टी IT अब 350 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है एट डे लो। मैं निफ्टी IT का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राइट एग्जैक्टली एट दिस प्राइस निफ्टी IT वॉलेट कर रहा है, मतलब 29793 इज 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी IT। मानस आपका ट्रेड तो भले ही कमेंस लॉन्ग पे था, लेकिन आज कंप्लीटली सरेंडर किया है निफ्टी IT ने। 10 डे में हाई था, वो वॉलेट वो क्रॉस नहीं हुआ। 50 डे में वॉलेट हुआ, उसके बाद अब 200 डे पे खड़ा हुआ है। अब हम निफ्टी IT को ट्रेड नहीं कर सकते मानस, बट हमारे पास हमेशा की तरह एक विकल्प होता है कि हम निफ्टी IT को ट्रेड कर पाएं TCS के थ्रू। TCS एट 3346 अगेन, TCS itself 100 डे तोड़ रहा है। क्या TCS की एट द मनी पुट पे काम करना चाहिए? मानस आपका टेक। देखिए थोड़ा इंतजार करेंगे क्योंकि अभी भी TCS अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी IT इंडेक्स भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा इंतजार कर लेंगे। आई थिंक 3330 ये स्तर ब्रेक होने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर 3330 के नीचे TCS जाएगा और वहां पर ट्रेड होने लगेगा तब मंदी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको 3275 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 50 रुपए का डाउन साइड उसके नीचे देखने को मिलेगा, तो थोड़ा इंतजार करेंगे। 3330 के नीचे बिकवाली करेंगे और आपके स्टॉप लॉसेस 3360 के होंगे उस केस में, और फिर नीचे 3275 तक के टारगेट सेट करेंगे। ओके, TCS यहाँ पे याद रखिएगा थोड़ा वीकनेस दिखाता हुआ। मैं अमूमन जब भी अगर आप देखें निफ्टी IT को ट्रेड करने का, अगर आप देखें लॉजिक ढूंढता हूँ तो मैं TCS के एट द मनी कॉल, जब स्ट्रेंथ को ट्रेड करना हो या फिर जब वीकनेस को ट्रेड करना हो तो एट द मनी पुट पर फोकस करता हूँ। बट मानस का यहाँ पे व्यू यही है कि जब तक डिसाइसिवली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है करीब 3330 पे वॉलेट ना हो जाए, हम पुट नहीं लेंगे, तो शायद थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऑल्दो हमारे पास एक टेक महिंद्रा का शॉर्ट ट्रेड है, याद रखिएगा। और कुछ दिग्गज जो कि प्रेशर डाल रहे हैं। लेट्स ब्रिंग बजाज फाइनेंस। राजेश सतपुते जी प्लीज बजाज फाइनेंस को देखिएगा एट 5923। मेरे ख्याल से सुबह हमने इसके शॉर्ट ट्रेड के बारे में बात की थी। द मोमेंट मतलब जब ये खुला कल की कैंडल के नीचे, लग रहा है क्या राजेश जी यहाँ से सिवियर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी है? एक बार 5900 की पुट लेके आइए बजाज फाइनेंस की, और कितने पे ट्रेड कर रही है उसको देखने की कोशिश करते हैं। राजेश, ये 5900 की पुट ग्रैब करनी चाहिए बजाज फाइनेंस पे? जी मैं वही पुट लगा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए, पुट का तो मैं फिलहाल टारगेट नहीं दे पाऊंगा, मैंने लगा नहीं है प्रॉपर्ली। फाइनेंस की जो आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से यस, यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकडाउन है फ्लैग फॉर्मेशन का, और वीरेन जी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये 5800 तक फिसले। तो यहाँ पे अगर आपने पुट ली है तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा आप इसे होल्ड रखें। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो 6000 के आसपास रखे, यानी करीबन 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मंदी में बने रहे। मेरे हिसाब से कम 150-200 पॉइंट का फॉल और आना चाहिए। बात करते करते अगर आप देखें पुट ऑप्शन करीब करीब 120 पे आ गया, 122 पे आ चुका है। इनफैक्ट अब हमने चर्चा शुरू की थी लगभग 118 से, ऑल्दो ये बहुत बड़ा स्विंग नहीं है, बट बजाज फाइनेंस टेक्निकली बहुत वीक पड़ता हुआ। 122.80 इस पुट का प्राइस है। मैंने निफ्टी बैंक पे कॉन्ट्रा कॉल ली थी, आई मीन एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टिव था 41378 को माइंड करते हुए। मेरा सुबह का पॉइंट एग्जैक्टली था 41378। जैसे ही ये आएगा बाय करने की कोशिश करूंगा, याद रखिएगा। बट अभी वहां से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं मिला है, बट स्टिल अभी तक वहीं पे रोटेट कर रहा है। एक दो स्टॉक्स और मार्क करूंगा, फिर चलेंगे आशीष के पास। बजाज फाइनेंस की बात हमने करी, टेक महिंद्रा की बात करी, TCS की बात की हमने। एक बार जरा आप लेके आइए NBFCs में ही एक स्टॉक जो कि बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है, दैट कैनफिन होम्स। 2-3 ट्रेड से बात करते हैं, उसके बाद कुछ और विषय छेड़ेंगे। एट 572 ये स्टॉक आज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, यानी लास्ट ड्यू एवरेज को बाइसेक्ट करके ट्रेड करता हुआ। मानस, कमेंस में आपने एक स्ट्रेंथ का ट्रेड लिया एक कमजोर बाजार में भी, क्या वो पोटेंशियल यहाँ पे कैनफिन होम्स में है? मैं सुबह देख रहा था
लगभग फरवरी से लेकर जो अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको बाइसेक्ट करने का इसने फुल अटेम्प्ट लिया, ऑल दो सक्सीड नहीं हो पाया, दैट्स समथिंग डिफरेंट। बट क्या लॉन्ग साइड पिक करना चाहिए इसको मानस? देखिए, दो तरह से देखना है। अगर हम पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो बिल्कुल आप इस यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। करेक्शन हुआ, 600 रुपए से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ और बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने 200 मूविंग एवरेज पे, तो 550 के स्टॉप लॉस से आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि अगर एक ट्रेडर के तौर पे 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना होगा तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। 576 के ऊपर कैनफिन होम्स में खरीदारी करेंगे, क्योंकि वो निकलेगा तो कम से कम 590 और 594 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो इंट्राडे या 1 से 2 दिनों का ट्रेड 576 के ऊपर लेंगे, लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड है तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 550 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। जो पोजिशनल ट्रेड है उसके टारगेट करीब 625 के रहेंगे। कैनफिन होम्स आपकी स्क्रीन पे 572 पे, और देखिए शुरू में ही हमको कितने अच्छे ट्रेड मिले। मानस ने जैसे ही वो कमेंट्स की, देखिए कमेंट्स है इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। डायरेक्टर साहब मेरा 1700 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा एक बार फिर से। अभी कुछ देर पहले आपने जब वो 1700 की कॉल प्रीमियम रखा था स्क्रीन पे, कमेंट्स में मूव शुरू हुआ था, अब ये 43 पे आ चुकी है, 43। आप स्क्रीन पे स्विंग देख रहे हैं, बेहद शानदार। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पर, प्रकाश सर आपने एक्सिस बैंक लिया, बट लुक एट HDFC बैंक, और HDFC बैंक अभी भी कोलैप्स नहीं हुआ है एट 1637। ये अभी भी अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। हाँ ठीक है, अगर आप देखें हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है, बट सर अगर मैं आपसे एक्सिस बैंक छीन लूँ कुछ देर के लिए और कहूँ कि नहीं आपको दूसरा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर लेना है, तो आप HDFC बैंक को कैसे प्रेफर करेंगे, या प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे, और आपका ट्रेड व्यू इस स्टॉक पे? इनफैक्ट HDFC बैंक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बिल्कुल। अब देखिए ट्रेड कर रहा है 1637 पर HDFC बैंक, बहुत ही टाइट स्टॉक, बिलो 1632 बस। अब तक बाय मोड पर है 1, नंबर 2 स्टॉप लॉस बहुत कम है, पर अप्पू मिला तो 1650 तक जा सकता है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक अप्पू मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो HDFC को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, शायद HDFC ही ले जाएगा ऊपर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो फेवर में है, लेना चाहिए 1632 का स्टॉप लगाकर HDFC बैंक। रिस्क है, व्हाई नॉट, कंट्रोलेबल रिस्क है। रिस्क हैं लेकिन रिलक्टेंट हैं, कंट्रोलेबल रिस्क हैं। बैंक्स, एक्सिस, HDFC बैंक ये स्वीट स्पॉट में अब लग रहा है बन रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं 4 के चौके का टीजर दे रहा हूं ताकि एक्सपर्ट्स रेडी रहें। उस बीच फिर कॉर्पोरेट स्कैन की बारी। सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत साहब रेडी रखेंगे। प्रशांत सर थोड़ी देर में 5-7 मिनट बाद बढ़िया सा एक सस्ता ऑप्शन ट्रेड FNO सुपरस्टार के लिए अमित सेठ साहब के पास जाऊंगा। अमित जी जुड़ गए क्या? नहीं जुड़े हो तो पीछे से बता दीजिएगा, उनको तैयारी करनी है FNO सुपरस्टार की। चार्ट का चमत्कार मानस आपके पास आऊंगा एक बढ़िया सा, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी पैनल में है। अब आगे के वो इश्यू सॉर्ट आउट हुए क्या? जैसे होंगे उन्हें भी प्लीज बताइएगा, उनका एक मिड कैप फंडा आइडिया लेना है। तो ये कुछ देर बाद पिक्स का एक और तड़का लेकर आएंगे हम आपके लिए। इस बीच दिखाइए स्क्रीन पे रेलिगर एंटरप्राइजेस का स्टॉक। दरअसल रेलिगर एंटरप्राइजेस की जो होली ओन सब्सिडरी है रेलिगर फिनवेस्ट, उसने अपना 1 टाइम सेटलमेंट जो था 16 लेंडर्स के साथ वो कंप्लीट कर लिया है। फुल और फाइनल पेमेंट 400 करोड़ रुपए का कर दिया गया है और समय से पहले भुगतान कर दिया गया है। मेरे ख्याल से 1 महीने का समय बचा हुआ और 8 मार्च को ये पूरा पेमेंट डोल आउट कर दिया गया है। क्या चल रहा है, क्या अब करना है? रिक्वेस्ट करी थी रेलिगर एंटरप्राइजेस की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि सलूजा से जुड़ने के लिए, और डॉक्टर रश्मि अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रश्मि मैम हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। अब इस सेटलमेंट के साथ क्या वो सारा बैग एंड बैगेज, वो लीगेसी इश्यूज अब सब हमारे पीछे हैं मैम, ऐसे मान लिया जाए? एब्सोल्युटली, सारा बैग एंड बैगेज, सारे लेगेसी इश्यूज एंड सेटलमेंट के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब रेलिगर फिनवेस्ट जितना भी पुराना लेगेसी इश्यूज थे वो सब खत्म हो गया है, एंड नाउ इट इज अ न्यू कंपनी, इट इज रेडी टू डू बिजनेस। मोमेंट कैप रिमूवल हो जाएगा, विच हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं 1 महीने के अंदर हमारा कैप रिमूवल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बिजनेस रेडी हैं और देयर इज नो हैंगओवर। हम लोगों को जितना भी हमारा डेट था फुली पेड अप हो गया। 2018 में, मेरे ख्याल से 2018 की जनवरी थी जब नए मैनेजमेंट ने कामकाज संभाला था,
तब से लेकर रश्मि मैम अब तक कितना भुगतान करा गया और ये फंड्स कैसे रेज करे आप लोगों ने? 9,000 करोड़ जो है कंपनी ने पिछले 3.5 साल में पे किया। उसमें मैक्सिमम 3 साल कोविड का भी था। वो बहुत मुश्किल समय था, बट पूरी रेलिगेयर फिनवेस्ट की जो टीम थी, स्पेशली कलेक्शन और रिकवरी की, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और पूरा पे अप किया। लास्ट 2300 करोड़ 23.8 जो बचा था हमारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लेंडर्स का पे करना, वो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर दिया है, जिसके कारण हमारा कंप्लीट सेटलमेंट हो गया है। अब हम हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट आते ही हम लोग कैप रिमूवल के लिए we will start applying for it and 1 महीने का प्रोसेस हमको ऐसा लगता है कि होगा। और इसमें जैसे ये कंप्लीट होता है, ये इनफैक्ट अपने आप में एक बहुत ही उदाहरण देने वाला है। इस तरीके का सेटलमेंट बहुत ही रेयर है और हम लोगों ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग से शुरू किया था, जो जून 7 सर्कुलर था आरबीआई का, उसके हिसाब से हम लोगों ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग से शुरू किया था। बट डेट रिस्ट्रक्चरिंग अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे जो उस वक्त के जो पार्टनर थे जिनके साथ हम लोगों ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग शुरू किया था, द टीसीजे, उनको फिट एंड प्रॉपर नहीं मिला। उसके बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन वन टाइम सेटलमेंट। और वन टाइम सेटलमेंट अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत फायदे का था, क्योंकि इससे हमारी कंपनी जो 100% सब्सिडरी है आरईएल की, हमारे साथ रहती है। इसके कारण हम लोग जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में करना चाह रहे हैं, जो हमारा मोटो है कि 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी क्रिएट करने का, उससे हम लोग अगले 2 साल तक ये हम कंप्लीट कर सकते हैं। कैप रिमूवल मतलब कि ये रेलिगेयर फिनवेस्ट अपनी एसएमई फाइनेंसिंग का कारोबार शुरू कर सकता है? एब्सोल्युटली। हम लोग एमएसएमई फाइनेंसिंग का काम हम तुरंत कैप रिमूवल के बाद शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने पिछले 3 साल से तैयारी करी है, मार्केट को समझा है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रह करके किस तरीके से बिजनेस को चलाना है। हम लोगों ने पूरी टीम रोबस्ट करी है। हम लोगों ने हम लोग नीश एरिया जिसमें हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, को लेंडिंग स्पेस में काम करना चाह रहे हैं, सबके लिए भी हम लोगों ने जो मार्केट से बेस्ट टीम को लिया है, वो इस चीज को अगले कुछ महीनों में दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। किस तरह की बैलेंस शीट के साथ शुरुआत, क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस समय है? बीच में खबरें ऐसी थी कि आप लोग फर्दर फंड रेज करना चाहते हो, क्यूआईपी के जरिए पैसे जुटाने का मन बना रहे हो, ऐसे कुछ प्लान्स अब अनवेल होते हुए नजर आएंगे? एब्सोल्युटली, बट पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो 9,000 करोड़ जो हम लोगों ने बैंक को दिया और जो हम लोगों ने ओटीएस में जो पैसा दिया है, वो कंपनी ने पूरी तरीके से अपनी कलेक्शन और रिकवरी से दिया। ओनली 220 करोड़ जो आरईएल ने आरएफएल को पैसा दिया, उसके अलावा पूरा का पूरा ओटीएस सेटलमेंट हमारा कंपनी की रिकवरी से ही गया है। सो दैट इज अ वेरी बिग क्रेडिट गोइंग टू द मैनेजमेंट ऑफ आरएफएल एंड टीम ऑफ आरएफएल जो उन्होंने किया है। अब आगे करने के लिए भी हमारी रिकवरी का जो प्लान है, जो प्रोजेक्शंस हैं, वो इतने अच्छे प्रोजेक्शंस हैं कि हम लोगों को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे को पैसा रेज करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारी ऑर्गेनिक कलेक्शन से ही हम लोग आगे बिजनेस को पूरा साल भर सस्टेन कर सकते हैं। पर हम लोग क्योंकि आगे और भी काम करना चाहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इंश्योरेंस ब्रोकिंग में, वेल्थ एग्रीगेटर, वेल्थ मैनेजमेंट में और एआरसी में, एआईएफ में, ये सारी हम लोग बिजनेसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमारे को पैसे की आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए हम लोग डेफिनेटली हम लोग पैसा रेज करेंगे, आइदर थ्रू अ क्यूआईपी और अ प्रेफ राउंड। हम लोग वेट कर रहे थे ओटीएस का, क्योंकि ओटीएस के होते हमारे कंपनी की वैल्यू जो है वो वैल्यू हैज गॉट क्रिएटेड, और इससे शेयर होल्डर्स को और मार्केट को हमारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास और स्ट्रेंथ है। एंड इसके बाद अगर पॉजिटिव प्लान्स के लिए अगर पैसा रेज करते हैं, इसमें शेयर होल्डर्स को भी दे विल आल्सो बी वेरी हैप्पी एंड सपोर्टेड। ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट जिसकी बात मैम कर रही हैं, तो ये जो फंड रेजिंग होनी है डॉक्टर रश्मि, क्या टाइम फ्रेम, किस क्वांटम की, या अभी बहुत इनिशियल है, ड्राइंग बोर्ड पे है? दूसरा, आपने कहा था कि 360 डिग्री कंपनी बनाने का मन, फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी बनाने का मन, तो अब ये बैग एंड बैगेज लीगेसी खत्म, तो आई एम अज्यूमिंग रेलिगेयर 2.0
आजकल इसी नॉमेनक्लेचर में सब बातचीत करते हैं। तो रेलीगेट 2.0 का जो आगाज होगा तो अब मैं एक्सपेक्ट करूं कि नए नए एवेन्यूज, नए नए फाइनेंशियल सर्विसेज, नए नए बिजनेसेस में अभी कंपनी फोरे करेगी। हमारे पास जो वी हैव अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म, हमारी कंपनी का बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है। हमारे पास ब्रोकिंग सिक्योरिटीज है, हाउसिंग फाइनेंस है, एनबीएफसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है। हम लोगों की जो ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, हम इसको कैपिटलाइज करके और इसकी जो भी सिनर्जिस्टिक रिक्वायर्ड बिजनेसेस हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिजनेस को सपोर्ट करता है और एक न्यू प्लेटफॉर्म को क्रिएट करता है, इसी मैनेजमेंट को समझ करके हम लोगों ने बाकी बहुत ही सोच करके और सिनर्जिस्टिकली जिसमें हम लोगों की स्ट्रेंथ है वो बिजनेसेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये ड्राइंग बोर्ड पे नहीं है अभी, क्योंकि ये पिछले 3 साल से जब हम लोग कैप में थे और तब से हम लोगों ने काम शुरू किया और इसके ऊपर विचार शुरू किया। हम लोगों ने कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए, मार्केट को स्टडी किया और जो डोमेस्टिक मार्केट की स्ट्रेंथ को समझ करके और इंडियन मार्केट की स्ट्रेंथ को समझ करके और जो नई रेगुलेटरी पॉलिसीज आई हैं, चाहे वो IRDA से आई हो, चाहे NHB से आई हो, चाहे RBI से आई हैं, उन सबको समझ करके कि इन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में रह करके हम कौन कौन से बिजनेसेस को आगे ले जा सकते हैं, वो हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एंड उसके साथ हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी दी है अपने बोर्ड को और ये अभी प्रिलिमिनरी नहीं है, ये अभी एग्जीक्यूशन के मोड पे पहुंच गया है। इसी कारण से हम लोगों को अराउंड 600 to 700 करोड़ पैसा रेज करने की आवश्यकता है, जो कि हम अगले 2 से या 3 महीने में करने वाले हैं। उसमें तब तक हमारा कैप रिमूवल हो जाएगा और सारे के सारे बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे और कंपनी डेट फ्री है। बढ़िया। तो जैसे जैसे प्लान्स अनवेल होंगे मैम से हम लोग अब बातचीत करते रहेंगे। डॉक्टर रश्मि, कांग्रेचुलेशंस और थैंक यू जुड़ के अपने अब ये सब डिटेल शेयर करने के लिए और आगे के प्रोस्पेक्ट्स पे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशीष महेश्वरी के पास नहीं आता, अरिहंत से रेलीगर का पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते, सतपुते साहब से रेलीगर इंटरप्राइजेस की चार्ट सी चेक ले लेता हूँ। सतपुते साहब, चार्ट वार्ट्स में क्या लग रहा है भाई? कुछ पुराना लीगेसी इश्यूज छटे हैं पर आज वो मोमेंटम ऐसा नहीं हुआ, सस्टेन करा नहीं। आज गया था 170 के आसपास तक, पस्त पड़ गया है। आशीष जी देखिए, चार्टिकली अगर आप देखें प्योरली चार्टिकली, तो मेरे हिसाब से जो न्यूज बेस्ड सेलिंग होती है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है, क्योंकि 168 170 पे रेजिस्टेंस लिया और वहां से हैमर बन गया। दैट इज कैंडलस्टिक पे हम इसे हैमर कहते हैं। लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि आज का दिन का न्यूज का ये एक आप कह सकते हैं कि मुंह मिला, लेकिन चार्टिकली कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि नया डाउनसाइड तो डेफिनेटली नहीं खुलेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है 150 के ऊपर ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और इवेंचुअली इट शुड गो अप टू 180। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर 150 155 के रेंज में मिले तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। रेलीगर आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, आशीष महेश्वरी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। बट मार्केट्स एट डे लो और 17609 निफ्टी अब टेस्ट करता हुआ, यानी अपने कल के लो के नज़दीक घूमता हुआ। सेकंड सब्सिक्वेंट डे अगर आप देखें, आप उस लो को जा रहे हैं रिविजिट करने के लिए। और मतलब सेकंड सब्सिक्वेंट शब्द का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सेकंड डे है जब आपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की रेंज को इंट्राडे में वॉलेट किया। और इस शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए भी किया क्योंकि एग्जैक्टली जिस जोन को अब हम टच करने जा रहे हैं या फिर छू सकते हैं, एक सेकेंड बता रहा हूँ मैं आपको, 17 करीब 598 याद रखिएगा। दैट्स लॉजिकली पैरेलल लेवल है वो, जैसे कल 603 था। 598 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल थोड़े से मायने रखते हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष जी, आपका इस वक्त का व्यू मार्केट्स पे और प्लस आपका जो कन्विक्शन ट्रेड है व्यू के मुताबिक, वो क्या रहेगा? जी, मेरे मन में थोड़ा सा जो ग्लोबल मार्केट्स के में अनसर्टेनिटीज के चलते हुए थोड़ा सा आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है बाजारों में। तो ये वन ऑफ काइंड ऑफ इवेंट है। मुझे लगता है कि फ्राइडे या मंडे से दोबारा से मार्केट में आप बुलिश ट्रेड्स आता देखेंगे। तो मैं कोई बहुत ज्यादा चिंता में नहीं हूँ। मेरा मानना है 5-7 दिन पिछले जो हमने गिरावट का दौर देखा था और 2-3 दिन से एक रैली देखा था, तो एक थोड़ा मुनाफा वसूली भी चल रही है। कहीं कोई सेक्टोरल आउटलुक कोई बहुत ज्यादा खराब हो गया ऐसा मेरा मानना नहीं है। और मुझे लगता है कि मार्केट दोबारा से जल्दी बाउंस बैक होगा। यहाँ तक आपको एक ट्रेड भी चाहिए, राइट? दर्शकों के लिए आशीष महेश्वरी जी। जी, तो मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करने। हाँ जी, मिड कैप हाँ, जो भी मिड कैप लार्ज कैप आपकी चॉइस है। अच्छा,
लेकिन ये अलग है, मिड ये कैप फंडा चार का नहीं, चौका वाली मिड कैप नहीं फंडा है। नहीं, मिड कैप। हाँ वही मैं आपसे पूछना चाह रहा अरे आप क्लियर बताते नहीं हो वीरू यार। मैं समझ नहीं पाया। हाँ, नहीं मैं कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। मुझे लगा 237 पे थोड़ी दे देंगे आते साथ ये, वो मिड कैप फंडा दोबारा आएगा आशीष महेश्वरी जी, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिंग प्ले करेंगे, गाएंगे बजाएंगे थोड़ा सा। हाँ ओके। अभी आपकी प्लेन वनीला कॉल चाहिए। तो वो मेरा पिक रहेगा जिसको मैं पिछले 10 दिन में करीब 2 बार आपके चैनल पे रिकमेंड कर चुका हूँ और आज भी रिकमेंड करता हूँ, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। बिल्कुल इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि जो ईवी बसेस के जो ऑर्डर्स नए फ्लो आने शुरू हुए हैं, ये स्टॉक को बिल्कुल नई ऊंचाइयों की तरफ आगे जाके ले जाएगा। नीचे बात करते करते स्टॉक पे सर्किट भी लग गया, बट मेरा मानना है जो इसका पिछला 52 वीक हाई था 750 रुपए के आसपास, अब ये ब्रीच होके इनफैक्ट उसके बियॉन्ड जाने की तैयारी कर रहा है। तो थोड़ा गिरावट यदि आता है या सर्किट ओपन होता है तो इस स्टॉक को लेना चाहिए अभी। चलिए एक काम करा जाए, अब चार के चौके की बार बार चर्चा हो रही थी, थोड़ा म्यूजिक बजा के शुरू करिए जरा डायरेक्टर साहब। वीरू यही काफी है कि और कुछ? नहीं बस यही काफी है, यही काफी है। लाइए भाई प्रशांत सावंत साहब को दिखाइए और आज का इस समय का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। प्रशांत जी कौन सा चुना सर? तो आशीष जी, इन्फोसिस में मुझे वीकनेस लग रही है। ओवरऑल पूरे पैक में मुझे इन्फोसिस ज्यादा वीक लग रहा है। तो इसकी जो 1480 1480 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है जो अभी 27 चल रही है, इसको मैं लेना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 18 पे, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 37 का टारगेट 1 और 45 का टारगेट 2। भाई आईटी में वीकनेस है। सावंत साहब कल से आईटी के पीछे पड़े हुए हैं और अभी भी इन्फोसिस का 1480 का पुट बिगवाली करने के मौके, पुट खरीदने के मौके ढूंढिए। इन्फोसिस में प्रेशर जो है वो माउंट होता हुआ नजर आएगा। 27 पे है, 37 और इवेंचुअली 45 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज का एफएनओ सुपरस्टार अमित सेठ साहब को दिखाइए स्क्रीन पे। सेठ साहब गुड आफ्टरनून। आते से ही आप पे एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, आज का एफएनओ सुपरस्टार। जी आशीष जी, सॉरी मेरा कनेक्शन थोड़ा सा हिल गया था। इस समय का एफएनओ सुपरस्टार रहेगा एलएनटी कैपिटल गुड्स में। हमने काफी देखा है कि काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ है। एलएनटी इज डूइंग कैचअप प्ले, काफी स्ट्रेंथ है इस बाजार में भी, तो मुझे लगता है एलएनटी कैन डू वेल। इसका करंट और स्टॉप लॉस मेरा लगभग रहेगा 2170 का। ओके, एलएनटी मार्च फ्यूचर्स, एलएनटी में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इनफैक्ट पूरी के पूरी कैपिटल गुड स्पेस में। तो आप एलएनटी को पिक करते हुए 2197 पे स्क्रीन पे गया इसका ट्रेड। मानस चार्ट के चमत्कार, मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? जी तो देखिए एचपीसीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम एचपीसीएल के पैटर्न को देखें तो आप 60 मिनट चार्ट पे आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है। आई थिंक अब आपको 234 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एचपीसीएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 224 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 234 तक के टारगेट सेट करिए और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 230 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 4.25 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे ₹2.90 के स्टॉप लॉस के साथ 8 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, एचपीसीएल अगर आप देखें आपका कॉल है 230 पे और 227.15 अगर आप इसका सीएमपी है, 234 का टारगेट है, 224 अगर आप देखें आपका स्टॉप लॉस है। और महेश्वरी साहब सोच रहे होंगे आते साथ कहाँ फंस गया, 5 मिनट और बाद आता तो सीधे मिड कैप फंडा में कूदता। खैर महेश्वरी साहब अब रीत है तो बताना पड़ेगा, आज का आपका मिड कैप फंडा? जी, जो मेरा मिड कैप फंडा रहेगा वो है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज लिमिटेड। मेरा मानना है काफी बड़ा एक टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पे सामने आ रहा है क्योंकि लास्ट 9 मंथ्स का जो परफॉर्मेंस है वहां पे करीब 44 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, जबकि करस्पॉन्डिंग ईयर में 16 करोड़ का लॉस था। इसके अलावा 9 महीने में ही करीब 1 करोड़ से ज्यादा वो बियर की बॉटल्स या केन जो भी है वो बेच चुके हैं। तो और जो गर्मी का एक माहौल बना हुआ है और जो बन रहा है, बियर की डिमांड में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो इसलिए मुझे सोम डिस्टिलरी स्टॉक पसंद है। मेरा मानना है उनका जो एक्सपेंशन उन्होंने 100 करोड़ का किया था, उसके कारण से अगले 2 साल में जो उनका टॉप लाइन है वो यहाँ से डबल हो सकता है। तो बिल्कुल काफी वैल्यू नजर आती है। 1000 करोड़ का स्टॉक है, डेट काफी कम है और ग्रोथ यहाँ पे सिग्निफिकेंट है।
बहुत बढ़िया। ये है स्टॉक्स आज के। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत साहब का था, इन्फोसिस 1480 का पुट खरीदिए। दबाव जो स्टॉक में आएगा उसका फायदा उठाने का तरीका, 45 तक के इवेंचुअल टारगेट्स, 18 का स्टॉप, 27 पे लिया हुआ, 28.5 पे तो आई के खड़ा ही हो गया है। ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आ रहा है। अमित सेठ साहब ने एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे लास्ट एंड टू ब्रो, वो पूरा पैक जिसको आज एलएनटी लीड कर रहा है और पूरे कैपिटल गुड स्टॉक गजब का मूव डिलीवर कर रहे हैं। 2250 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने का मन। मानस ने एचपीसीएल पे दाव लगाने की बात करी है आज का चार्ट का चमत्कार के तौर पे। 224 का स्टॉप लगना है यहां पे। और महेश्वरी साहब का फंडामेंटल पिक आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए अब एक काम करा जाए, क्या चल रहा है की शुरुआत एक उसका भी स्टिंग प्ले कर दीजिए और यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आए। क्या चल रहा है? बढ़िया म्यूजिक चल रहा है। वीरू की पसंद है? वीरू मतलब बढ़िया है, मतलब सबसे ज्यादा म्यूजिक मेरे ही उसमें क्या चल रहा है में बजता है। ढोल धमाके उन्होंने कहा था जतिन के लिए ज्यादा रखना। नहीं, बट कल वो होली जो हुई थी ना वीरू की, आजाद मैदान वाली, वहां सबसे ज्यादा, हाँ वहां सबसे ज्यादा म्यूजिक बजा था। अभी तक देखो गुनगुना रहे हैं वीरू जी। वीरू कह रहे थे सुबह की कान में अभी भी वो बज रहा है। हाँ वूफर ना, ये स्पीकर के पास ही नाचे पूरे टाइम। अब ये तो मुझे पता नहीं कहाँ नाचे वीरू, लेकिन क्या चल रहा है। हाँ बोलिए वीरू। हाँ बोलिए नहीं बोलिए, अब बाद में बात करेंगे आपसे फोन पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलिए। तो देखिए क्या चल रहा है में बॉश, ये एक स्टॉक है जो फोकस पे है और शानदार तेजी हो रही है। 52 वीक हाई पे लगभग पहुंचता हुआ आपको स्टॉक दिख रहा है। इसके पीछे का जो की ड्राइवर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में कंपनी के नए नए प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, उसको लेके कुछ दिनों पहले ही बॉश ने एक एनालिस्ट मीट की थी जहां उन्होंने अपने ईवी प्लान्स बताए। अगर हम बात करें तो स्टॉक लगभग जो मई में लॉस किए थे वहां से लगभग 40% की यहां अपटिक आती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो बॉश लगभग 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का केपेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्पेसिफिकली कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। इनफैक्ट उनका टारगेट भी ये है कि डबल डिजिट मार्केट शेयर इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में आता हुआ नजर पड़े। अगर आपको याद है पिछले दिनों मदरसन सुमी ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सर्विस करने वाली एक ऑटो एंसिलरी का अधिग्रहण किया था। तो कहीं ना कहीं बॉश की अगर हम बात करें तो सिमिलर लाइंस पे इनकी जो नज़र है वो इलेक्ट्रिफिकेशन के मार्केट शेयर पे है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिफिकेशन तो है ही, लेकिन आपको पिछले दिनों अशोक लेलैंड और ओलेक्ट्रा जैसी कंपनियों का अनाउंसमेंट भी आपने देखा कि वो किस तरीके से हाइड्रोजन बसेस और ट्रक्स बना रहे हैं। ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप की हैं, लेकिन बॉश के पास जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन की टेक्नोलॉजी है वहाँ जो निवेश करने वाले हैं, तो जो क्लीन एनर्जी का जो सेगमेंट है जहाँ हाइड्रोजन गाड़ियाँ, हाइड्रोजन 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक्स, बसेस, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट फेज में है, बॉश वहाँ निवेश करना चाहता है। तो ईवीज और हाइड्रोजन ये दो बड़ी ग्रोथ पिलर्स कंपनी को शायद नज़र आती है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। और बॉश की स्पेसिफिकली बात करें तो जर्मन पेरेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इनको उनकी जर्मन इकाई से आता है, जर्मन पेरेंट से आता है। और ये इंडस्ट्री में लीडर्स हैं, जो वो ये काम करते हैं वहाँ वो लीडरशिप पोजीशन में रहते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो थोड़ा बहुत फीका रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर से, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जहाँ कंपनी ने अपना फोकस रखा है, शायद मार्केट को ये सेंस आ रहा है कि ये शायद एक बड़ी ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए आगे जाते हुए हो सकती है। और शायद इसीलिए स्टॉक में आप एक बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं। 1 मंथ का चार्ट अगर आप देखें तो स्टॉक ने लगभग 6% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए। ईवी, हाइड्रोजन, ये न्यू जेन थ्रस्ट आइडियाज हो गए बॉश के लिए। और महेश्वरी साहब, ये कोविड टाइम्स में 4 डिजिट पे स्लिप हो गया था, मेरे ख्याल से 10,000 के नीचे चला गया था जब वो मार्च का समय था 2020 का। वहां से तो अब बहुत अच्छे मूव्स, बहुत अच्छा मोमेंटम बॉश ने फाइनली पकड़ लिया है। फंडामेंटली एट ये जो लेवल्स हैं 18 साढ़े 18,000 रुपए के, कितने जस्ट लगते हैं? और अभी भी कुछ जूस बचा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से या नहीं? स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक अपने हाई पर ट्रेड कर ही रहे। द बेस्ट पार्ट ये है तो और 12,000 के लो से हमने देखा कंटिन्यूअस स्टॉक में
जो राइज आया है धीरे धीरे करके, वो स्लो एंड स्टडी मूवर है। ये कोई जल्दी में नहीं रहता है और इसमें वोलेटिलिटी कोई बहुत ज्यादा रहती नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में, और काफी कम रिटेल इसमें होल्डिंग है। बट मैं इस बात से सहमत हूँ, जो ईवी और ये जो नई टेक्नोलॉजीज की बातें हैं, तो ये बिल्कुल स्टॉक में मोमेंटम बना के रखेगी। और यदि परफॉर्मेंस पे नजर डालूं तो करीब 350 पौने 400 करोड़ क्वार्टरली उनके नंबर्स भी उसी रेंज में आते हैं। डेट फ्री कंपनी है, तो स्टॉक अच्छा है। ओनली थिंग थोड़ा महंगा है कि 55,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अभी कंपनी मिल रही है। तो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक थोड़ा स्टॉप लॉस सके या थोड़ा सा नीचे आए तब इसमें बाइंग की जा सकती है। कंपनी फंडामेंटली काफी बेहतरीन। वॉश आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब करीब 18,560 पे ट्रेड करता हुआ और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। और याद रखिएगा 8 फरवरी 2019 से लेकर अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है इस स्टॉक की। खैर मैं इससे बाहर निकलूंगा अब, और मैं जरा एक बार अब एक इम्पॉर्टेंट आई थिंक स्टॉक फ्यूचर को यहाँ पे छेड़ना चाहूँगा। देखिए 17,616 निफ्टी का स्तर है और कल का लो था एग्जैक्टली अगर आप देखें आपका 17,603। सेकेंड कंसेक्यूटिव डे आपने 20 डेमा को तोड़ा और आप गए ट्रैजेक्टरी में 10 डेमा की, और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका 17,572 पे है। मैं रिलायंस को एक बार डिस्कस करना चाह रहा था एक बार अमिताभ आपके साथ। दरअसल रिलायंस के ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा। कल का पूरा जो पुल बैक था वो स्पॉन्सर अगर आप देखें निफ्टी आईटी ने भी किया था और रिलायंस ने भी किया था। याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन मेरा इंडेक्स को जानने का अगर आप देखें ज़्यादा अगर आप देखें यहाँ पे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस स्टॉक फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था। फॉर मी इट्स अ स्टॉक फ्यूचर दैट होल्ड सब्सटेंशियल पार्ट इन इंडेक्स। रिलायंस लेके आइए एक बार क्या कर रहा है इस वक्त। डॉक्टर साहब प्लीज 20 डेमा इस पे ड्रॉ कर दीजिएगा स्क्रीन के चार्ट पे। रिलायंस अमित आज 20 डेमा इसने वॉलेट किया 2380 पे, 2360 पे ट्रेड कर रहा है। मैं 3 पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन लेके आया हूँ आपकी स्क्रीन पर, वहाँ के आउटस्टैंडिंग वाइज लेके आया हूँ। डायरेक्टर साहब वो प्लीज लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें ये 6 स्ट्राइक्स आएंगी, मतलब 3 कॉल्स और 3 पुट्स। और जरा प्लेसमेंट देखिए आज के इस क्रैक के बाद, आज 20 डेमा वॉलेट करने के बाद रिलायंस अब सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हो पाया। डायरेक्टर साहब रख दीजिए प्लीज यहाँ पर। ये देखिए आज 2400 की कॉल में 14 लाख, 2380 पे करीब करीब 380 और 2360 पे यानी एट द मनी अगर आप देखें कॉल पे करीब करीब 2.25 लाख कॉल बिकी हैं। और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है एंड दैट्स क्रिएटिंग प्रेशर फॉर निफ्टी। अमित आपकी राय क्या है? रिलायंस किस तरफ जा रहा है? क्या रिलायंस एक बार फिर से 2320 2310 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट कर सकता है क्या ऑन द डाउन साइड? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, अगर हम रिलायंस का स्ट्रक्चर देखें तो जब से ये फॉल आया है 2700 से लगभग ये इसका 3rd लोअर हाई है। तो कंटिन्यूअसली इसमें सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाईज बन रहे हैं। कल तक का स्ट्रक्चर देखिए तो स्टॉक वाज शेपिंग अप वेल। एक चैनल से बाहर आया तो ऐसा लग रहा था कि मे बी 2500 टेस्ट करेगा। आज का मूव काफी सरप्राइजिंग है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग देयर हैज बीन गुड अमाउंट ऑफ सेलिंग प्रेशर रिलायंस में, और जिस हिसाब से कैंडल में मोमेंटम है, जिस हिसाब से कैंडल अभी भी डेज लो पे ट्रेड कर रही है, कोई भी रिस्पाइट नहीं है इस कैंडल में। मुझे लगता है कि 2325 के लेवल्स कल के सत्र में इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम इसको टेस्ट करेंगे। और अगर 23-25 अगर नहीं होल्ड करता तो मे बी इवन लोअर लेवल्स। लेकिन फिलहाल क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक इज डाउन 2.5%, मुझे लगता है कि इमीडिएटली हमें 2300 के लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए और वहां पे स्टॉक को फिर से रीअसेस करेंगे। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे आप देखें और स्टैंडर्ड रिस्क में है स्क्रीन पे, लेकिन रिलायंस इस वक्त पेनफुल दौर से गुजरता हुआ डे लो पर इंट्राडे में, और इसका प्रेशर निफ्टी पे बखूबी पड़ता हुआ। निफ्टी ने अब करीब करीब 17,600 की रेंज को वॉलेट कर दिया है। यानी अगर आप इस ओपनिंग मतलब जब 2 बजे की कार्यक्रम की हमने की थी, निफ्टी आईटी एक प्रेशर पॉइंट था, नो डाउट अबाउट दैट, बट 2 से लेकर अब तक हार्डली निफ्टी आईटी 10 पॉइंट भी रिट्रेस नहीं हुआ। बट इट्स रिलायंस जो कि अगर आप देखें थोड़ा सा दिक्कत का सबब बना हुआ है। 1-2 स्टॉक्स और लेके आइए। पहले तो लेके आइए बजाज फाइनेंस की वो पुट, वो अब डे हाई पे आके ट्रेड कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम एक्सपायरी डे में हैं और ट्रेड्स पे पैसा बन जाए तो एक बार निकलती भी रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो पुट डे हाई पे ट्रेड कर रही है। 5900 की पुट हमने ली थी करीब करीब 17 से 18 रुपए की रेंज में। दैट्स नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई।
ये करीब करीब 125-26 पे आके ट्रेड कर रही है। अगर होल्ड करना है तो होल्ड भी कर सकते हैं आप। अब लेके आइए आप बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में आरबीएल बैंक। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था इसने, लेकिन अब थोड़ा सा सिंक होता हुआ 160 पे। प्रकाश सर, ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रेड रिवर्स हुआ है। चलते वक्त ये ट्रेड आपने ही पकड़ा था करीब 158 पे, और वो 158 करीब करीब स्विंग देके आया था 169 तक का, अब 161। प्रकाश सर, आपका टेक इस वक्त इस स्टॉक पे? एक्चुअली मैंने एस्टिमेटेड कॉल मैंने चुन के रखा था, है वीक, क्लियर कट, एब्सोल्युटली एग्जॉस्ट हो चुका है आरबीएल बैंक ऑन द अपसाइड, डाउन मूव शुरू हो गया मुझे लगता है। अब ट्रेड करा है 160.60 के आसपास, 162 का कोई स्टॉप लगा चले, 163 का बस पॉसिबल है कि 150 देखने को मिल सकते हैं। तो पहला टारगेट रहेगा 155, फिर 150 भी पॉसिबल, 150 थोड़ा दूर है, 155 पॉसिबल है आरबीएल बैंक में। यस, वीक, क्लियर कट वीकनेस है, और इसमें सेल सिग्नल जनरेट हुआ। क्लियर कट सेल, एक एसटीबीटी आइडिया आ गया है, लेकिन एसटीबीटी आइडियाज, बीटीएसटी आइडियाज आगे फिर से लेंगे एक्सपर्ट से 3:10 के आसपास। इस बीच फाइनेंस मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट इस समय पेश कर रहे हैं। इस समय चल रहा है वो बजट, मुझे आवाज भी आ रही है। अभी तक रियल एस्टेट रिलेटेड अनाउंसमेंट तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो अपडेट मेरे पास आ रहा है, हर घर जल योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन मंजूर कर लिया गया है। बजट में अनाउंसमेंट अभी भी आता हुआ। खैर, उससे रिलेटेड स्टॉक्स वगैरह कुछ हरकत में आएंगे तो मेंशन करूंगा। लेकिन इस बीच बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में एक्सिस सिक्योरिटीज के सीईओ नवीन कुलकर्णी साहब अब हमारे साथ जुड़ते हुए। नवीन जी, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नवीन जी, ये फेड फिर 25, फेड फिर 50, जो भी अटकलें लगाई जा रही हो, रुकने का नाम तो ले नहीं रहा है, ना रुकेगा ऐसा लग रहा है, जिस तरह के डेटा पॉइंट्स और जिस तरह की हॉकिश कमेंट्री आ रही थी। ये हमारा आरबीआई के अब न्यूट्रल स्टैंड अगली पॉलिसी में हाईली अनलाइकली हो गया है, जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था, है ना? कितना और हॉकिशनेस का तड़का आप एंटिसिपेट कर रहे हो, और फेड के इस एग्रेशन से कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है अमेरिका के रिसेशन में जाने की? सर देखिए, जहां तक यूएस रिसेशन का सवाल है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये रेट हाइक जो है, आई थिंक वो काफी ज्यादा, उसके संभावना जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर यूएस फेड रेट हाइक करेगा तो आरबीआई को भी रेट हाइक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्वांटम कितना होता है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो रेट हाइक से, अगर वो 50 बेसिस पॉइंट्स के 2 रेट हाइक आते हैं यूएस में, तो फिर वो काफी चैलेंजिंग सिचुएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी फिर रेट विल गो अप बाय 50 to 75 बेसिस पॉइंट, तो वो काफी चैलेंजिंग हो जाएगा, और उसके वजह से इंडियन इकोनॉमी भी स्लो डाउन करेगी। एग्जैक्टली, आई मीन इसी रेट हाइक को पहले अगर आप देखें, यूएस के रेट हाइक की बात करते हैं कुलकर्णी साहब, उस मद्देनजर हमें बीच में एक सेंस मिल रहा था कि नहीं, आई थिंक हमारे पास हमें एक सेंस मिल गया टर्मिनल रेट का कि यस, यहाँ पे रेट्स पीक आउट हो जाएंगे। अगर वो सेंस नहीं मिल रहा है अभी, तो ऐसे में आपका निफ्टी आईटी पे टेक क्या है सर? एक बहुत अच्छी एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज चल रही थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, बट सडनली निफ्टी आईटी में फिर कोलैप्स है। आपका व्यू क्या कहता है निफ्टी आईटी पे इस वक्त, कुलकर्णी सर? जहां तक आईटी स्पेस का सवाल है, उसके ऊपर मेरा व्यू पहले भी यही था और अभी भी यही है कि आईटी सेक्टर में, जो स्पेशली इंडियन आईटी सेक्टर है, इस पे जो इम्पैक्ट आएगा वो लैग से ही आएगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जो पहले के ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो रहे थे, राइट? जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन डील्स थे, जो सेट इन मोशन थे, जो क्लाउड के तरफ जो बढ़ना था, वो सारी चीजें चल रही थी। तो इसके वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन था वो तो चल ही रहा था, जिसके वजह से नंबर्स में कोई मेजर बहुत ज्यादा स्लो डाउन नहीं दिखा है। अब लेकिन आगे जाके होगा क्या कि जहाँ पे मतलब जहाँ पे इन्फ्लेशन इतना है, तो बिजनेसेस को अपना न्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के जो डेवलप मार्केट के कंपनीज हैं। उसकी वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कमी हो सकती है, एंड ये प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो उसके वजह से जो स्लो डाउन आएगा वो लैग से आएगा। मुझे लगता है कि Q4 रिजल्ट्स के बाद करीब करीब अप्रैल या मई में मुझे लगता है कि ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि
2023-2024 का जो फिस्कल ईयर है वो कैसे पैन आउट होगा। तो मैं अभी भी आईटी सेक्टर के ऊपर कॉशियस रहूंगा। मुझे लगता है कि जब क्लियर कट विजिबिलिटी आ जाएगी और रिसेशन का क्लियर कट हमको समझ में आ जाए कि ये है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आईटी स्पेस में स्लोली स्लोली पोजीशन बनाना चाहिए। हालांकि अभी भी वैल्यूएशन आईटी सेक्टर की बहुत ज्यादा चीप नहीं है। ओके, अभी भी अगर आप देखें, आप वैल्यूएशंस को आईटी स्पेस में बहुत चीप नहीं मानते, एक तर्कसंगत अगर आप देखें लेवल नहीं है बाय करने का। तो नवीन जी, अभी यहाँ पे कंफर्टेबल क्या है? आई मीन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस बार की जब क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगी, जहाँ पे आपको लगता है कि अर्निंग्स वाकई अच्छी रहेंगी, बाजार जिसको चेस करने की कोशिश करेगा, या प्री अर्निंग्स या फिर ड्यूरिंग द अर्निंग्स या पोस्ट अर्निंग्स, सबसे कंफर्टेबल स्पेस क्या है आपके मुताबिक? फॉर इंस्टेंस, आई मीन बाजार बहुत कन्विक्शन शो कर रहा है कैपिटल गुड्स में, एक बहुत आसान से अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें कॉल रहा है पोस्ट बजट, ड्यूरिंग द बजट और इनफैक्ट पिछले बजट से लेकर अब तक पैसा बना भी है। ऐसा कोई स्पेस जहाँ पे आपका कन्विक्शन बहुत हो इस वक्त, नवीन जी? जहाँ तक सर बैंक्स का सवाल है वीरेंद्र जी, बैंक्स मुझे लगता है कि अभी भी मतलब हाई कन्विक्शन बेट है हमारे लिए, क्योंकि बैंक्स में बहुत क्लियर कट साइंस विजिबल है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग रहेगा। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के थोड़े से चैलेंजेस है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये थोड़ा हाई बीटा सेक्टर है जिसके वजह से प्लस माइनस होता रहता है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है, ग्रोथ का कंफर्ट है, बैलेंस शीट का कंफर्ट है। तो ये तीनों चीजों का मुझे कंफर्ट बैंक्स में काफी ज्यादा है। अगर मैं पीएसयू बैंक लेता हूँ तो वहां पे मुझे वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा कंफर्ट है, डिपॉजिट्स का भी मुझे ज्यादा चैलेंज नहीं है। तो ओवरऑल मैं वैल्यू और बैंक्स को कंबाइन करूंगा, तो मुझे काफी सारे स्टॉक आइडियाज दिखते हैं जिसमें मतलब अच्छा खासा पैसा बन सकता है इन द नेक्स्ट 6 to 12 months। अच्छा सर, इस बार की जब अर्निंग्स आएंगे, आई मीन कंसिडरिंग जिस रेट पे, आई मीन आज एसबीआई की खबर थी जो उन्होंने फंड रेज किया है, मैंने 8.28% की रेंज के आसपास, क्या इस बार के एनआईएम्स पिछली बार की तुलना में फ्लैट रहेंगे, डिप होंगे या फिर बढ़ेंगे, और ऐसे में बाजार का उस पर रिएक्शन कैसा होगा इस बार? पॉसिबल ही नवीन जी? जहां तक एनआईएम्स का सवाल है, मुझे लगता है कि ये क्वार्टर के एनआईएम्स स्टेबल रहेंगे। Q1 में मुझे लगता है कि डिप होने की संभावना है, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है कि एनआईएम्स काफी स्टेबल रहेंगे। और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जो बैंक्स है वो अपना एनआईएम काफी ठीक ठाक डिफेंड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल चीजें होती है। एक तो ऑफ कोर्स एसेट्स जल्दी रिप्राइस होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू, जहाँ पे दूसरा चीज ये होता है कि उनको कासा का बेनिफिट होता है, थर्ड ऑफ कोर्स कैपिटल का बेनिफिट होता है। सो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वर्सेस जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसमें हमेशा डिफरेंस होता है, राइट? जो दोनों का रिप्राइसिंग हैपेंस इन डिफरेंट मैनर, तो उसकी वजह से बैंक्स हिस्टोरिकली अच्छे से डिफेंड कर पाते हैं। इसके अलावा उन लोग बैंक्स अपना लोन बुक का प्रोफाइल भी काफी तेजी से चेंज कर सकते हैं, राइट? अभी थोड़े लोन्स होते हैं जो बहुत ही लो रेट पे चल रहे होते हैं, राइट? जो मतलब बहुत ही लो रिस्क वाले लोन्स होते हैं, तो रिस्क प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। सो बैंक्स के पास काफी ज्यादा टूल्स अवेलेबल है टू डिफेंड द एनआईएम्स। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर का जो एनआईएम रहेगा वो काफी स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वार्टर से थोड़ा डिप आ सकता है, बट लेकिन मुझे बहुत बड़ा डिप होते हुए नहीं दिख रहा है फॉर एटलीस्ट 2 quarters। ओके, तो अगर आप देखें आपको एनआईएम्स की परिस्थिति, या फिर मतलब अभी एनआईएम्स में कोई डिप नजर नहीं आ रहा है, आपको लगता है फ्लैट विद पॉजिटिव बायस रहेंगे और बाजार इसको शायद हाथों हाथ लेगा। अच्छा, एक दो स्पेस जो कि बहुत कोरिलेटेड होते हैं एक साथ अगर आप देखें चलते हैं और उनका आपस में एक समन्वय काफी रहता है। ऑटो में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? क्या चेस करना चाहिए ऑटो को इस वक्त? और मेटल प्राइसेस सब्सटेंशियली अगर आप देखें हायर लेवल से रिड्यूस हुए हैं। अब इन दोनों चीज में से अगर आप देखें, आप प्ले क्या करना चाहेंगे? अब ऑटो को भी बाइसेक्ट कर सकते हैं आप 3 भागों में, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट। टू व्हीलर में आपने देखा था मैंने एक्सपोर्ट्स के साथ कुछ इश्यूज हैं। ऑटो में नवीन जी आप क्या चेस करेंगे इस वक्त, और साथ ही साथ मेटल्स पे आपका टेक? अभी जैसे कि अगर ऑटो, और पहले मैं ऑटो की बात करता हूँ, तो ऑटो सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो ये क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे वो काफी ठीक ठाक आएंगे, क्योंकि ये क्वार्टर में मुझे लगता है कि जो इनपुट कॉस्ट का बेनिफिट है वो पूरी तरह से दिखने चालू हो जाएगा। जनरली जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है वहाँ पे प्रोडक्शन भी काफी ठीक रहता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये
ओवरऑल आपका सेल्स नंबर और आपका मतलब मार्जिन काफी अच्छे दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑटो के नंबर तो काफी ठीक ठाक आ जाएंगे Q4 का जहां तक सवाल है। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल ऑटो सेक्टर की बात करूं तो मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ ऑन पैसेंजर व्हीकल्स, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है पैसेंजर व्हीकल्स का। यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन का काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, तो मॉडल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग इंट्रोड्यूस हुए। तो मुझे पैसेंजर व्हीकल एज अ ओवरऑल सेगमेंट मुझे काफी ठीक लगता है, राइट। जहां तक मैं सवाल है ऑफ टू व्हीलर्स, मुझे लगता है चैलेंजेस रहेंगे। फार्म इक्विपमेंट बिकॉज ऑफ एल नीनो के चांसेस वहां पे चैलेंजेस हो सकते हैं। और सीवी में मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि आगे जाके स्लो डाउन जो इकोनॉमी में आ सकती है उसके वजह से सीवी साइकिल में स्लो डाउन काफी ज्यादा आ सकती है। तो ओवरऑल मैं सबसे बुलिश हूँ ऑन पैसेंजर व्हीकल स्पेस, followed that with probably be two-wheeler, followed that with CV, and followed that with two-wheeler and farm equipment. ओके, तो अगर आप देखिए ऑटो को आपने एक करके अगर आप देखिए समझाया यहाँ पर। अच्छा नवीन जी, ऑटो की बात होगी, बैंक्स की बात होगी, कैपिटल गुड्स का अगर आप देखिए तो मैंने इस चर्चा में डिस्कशन काफ़ी कर ही लिया। एक दो पॉकेट्स जो कि पिछले आई थिंक महीने 2 महीने से काफ़ी अच्छा कर रही हैं, लाइक वाइट गुड सेगमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, देन पावर स्टॉक्स। आई मीन एनटीपीसी फॉर इंस्टेंस लगभग 1 डेकेड के हाई पे ट्रेड कर रहा है। इन थीम्स को कंसिडरिंग द टेम्परेचर और अर्ली राइज इन टेम्परेचर फरवरी मार्च के महीने में आप लोगों ने थोड़ा सा रीड किया है क्या, या फिर चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका टेक क्या है इस स्पेस पे? जहां तक यूटिलिटीज का सवाल है, यूटिलिटीज एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सिंपल स्पेस है, क्योंकि ज्यादा करके यूटिलिटीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो काफी डिसेंट डिविडेंड पे आउट करते हैं। अगर हम पावर ग्रिड की बात करें, कोल इंडिया को भी हम यूटिलिटीज में गिन लेते हैं, तो ये सब कंपनीज का मतलब डिविडेंड पे आउट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। ये काफी बड़ा एडवांटेज है फॉर यूटिलिटी कंपनीज। अगर ग्लोबली भी हम ट्रेंड देखेंगे तो मतलब ये जो हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रुझान है टुवर्ड्स डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, दैट इज वन पॉइंट। इसके अलावा जो है अगर हम देखेंगे इंडियन यूटिलिटी स्पेस में, बिकॉज ऑफ कि समर इस बार काफी ये रहेगा जिसकी वजह से पावर डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटर्न प्लांट लोड फैक्टर जो इंप्रूव होगा, तो उसके वजह से भी लोग काफी बुलिश हुए। तो यूटिलिटी का जो स्पेस है वो स्पेस मेरे अकॉर्डिंग स्टिल ट्रेडिंग स्पेस की ये अभी नेक्स्ट 3 महीने के लिए स्पेस में रिटर्न बन रहा है। उसके बाद ऑफ कोर्स ये becomes more of a long term मतलब equal weight kind of a holding। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो सीजनैलिटी है, इसके अलावा जो ग्लोबल मार्केट ट्रेंड है, उसके हिसाब से ये स्पेस में अलोकेटेड रहना इज अ गुड आइडिया। ओके, अच्छा ये एक व्यू में थोड़ा सा और अगर आप देखिए स्पेस पे लेना चाहूँगा रवीन जी, जिस पे अभी हमें बात हुई है, हमारी बैंक्स को देखिए बात हुई थी। बैंक से ही अगर आप देखिए थोड़ा सा मैं स्लिप करूं अगर एनबीएफसीज की तरफ, आई मीन थोड़ा सा स्लिप करना चाहूँगा। एंड विद इन द एनबीएफसीज इस बार अगर आप देखें गोल्ड प्राइसेस जितने फर्म रहे, उसके बावजूद बाजार ने अगर आप देखें मुथूट मन्नापुरम को कोई एडवांटेज नहीं दिया। देन वी हैव ए क्लास ऑफ आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जहाँ पे एचएफसी में आपके पास एचडीएफसी है, कैनफिन होम्स है, बीएनबी हाउसिंग है। इस स्पेस में आप कुछ चेस करना चाहेंगे इस वक्त? ये स्पेस में अगर ओवरऑल मैं देखूंगा तो ये स्पेस में थोड़ा फोकस रहेगा जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, और वो स्पेशलाइजेशन होने के बाद वहाँ पे मतलब क्या अट्रैक्शन है। मेरा फोकस थोड़ा जो है ये स्पेस में है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की तरफ है। तो वहां पे मुझे लगता है क्योंकि अभी लास्ट 1-2 क्वार्टर से नंबर्स भी ठीक ठाक आना चालू हुए हैं माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, तो उस हिसाब से वहां पे मुझे लगता है कि जो 1-2 बेनिफिट्स ये होते हैं कि एनआईएम्स काफी हाई होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफी हाई होती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस एज ए स्पेस जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में अच्छे पैसे बनने की संभावना है, और वो स्पेस में मैं थोड़ा पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा। ओके, चलिए आपका एनबीएफसी पे एक टेक मिल चुका है। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सभी सेक्टर्स पर आप देखिए अपने खुल के राय रखिए अपनी, प्लस अर्निंग्स आने से पहले अगर आप देखें एग्जैक्टली किस किस सेक्टर पे आप पॉजिटिव हैं, थोड़ा सा नेगेटिव रुख कहाँ पर है, सब पे बारे में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मार्केट्स स्टिल एट डे लोज, आई मीन डेज लो, और डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए एट 41,306 और 7611
निफ्टी और निफ्टी आईटी क्या कर रहा है? निफ्टी के आईटी के लॉसेस उतने ही हैं जितने हमने 2 बजे की कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब थे, बट ऑन एक्सपायरी डे बाजार ने अपना टाइम जो है वो अब तक तो कम से कम, आप देखिए हार्डली 23 मिनट बाकी हैं, लोअर एजेस पे ही स्पेंड किया है। एक सिवियर ये जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ऑन एक्सपायरी डे, टेस्टिंग बोथ एजेस, ऐसा कुछ नहीं था आज। डाउ फ्यूचर्स दिखाई गए डायरेक्टर साहब एग्जैक्टली सुबह से, अगर आप देखें एक रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ डाउ जोन्स फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था करीब करीब 33 पॉइंट नीचे थे, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो हैं लगभग 42 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए। मानस ये क्लोजिंग अच्छी तो नहीं है आई थिंक, बट कुछ इम्पैक्ट इस पर एक्सपायरी का भी था और रिलायंस का कमज़ोर पड़ना ये थोड़ा सा पेनफुल था। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस क्लोजिंग पर? आपका कमेंट और आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या कैरी करेंगे शॉर्ट लॉन्ग? देखिए, जहां तक बात निफ्टी की है, आई थिंक हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन अभी कहना ये कि वापस लोज टेस्ट होंगे ये कहना थोड़ा जल्दी है। आई थिंक जब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएंगे, 17,550 के नीचे निफ्टी जाएगा, तभी यहाँ पर कोई बिकवाली करने का ट्रेड रहेगा, अदरवाइज अपनी लॉन्ग पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। अभी के लिए ट्रेड के लिए कोई फ्रेश ट्रेड मेरे पास नहीं है। तो वीरेंद्र जी जो कमेंट्स पे कॉल था वही वो आप बीटीएसटी कॉल की तरह भी ले सकते हैं। 1665 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 1725 टारगेट्स रहेंगे। तो कमेंट्स वाले जो रिकमेंडेशन है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, कमेंट्स की कॉल जो है, देखिए ये भी बहुत अच्छा तर्क दिया मानस ने कि खामखा अगर आप देखें यहाँ पे स्कैट नहीं करेंगे। अगर 2 बजे आपने वो ट्रेड पे कैपिटलाइज किया है, कमेंस इंडिया की 1700 का कॉल ऑप्शन मेरे ख्याल से उस वक्त 40 पे था। डायरेक्टर साहब एक बार लेके आइएगा प्लीज। कमेंस फ्यूचर्स प्लस ऑप्शंस में अगर आप देखें वो 1700 की स्ट्राइक जो कि इंट्राडे में करीब करीब 43 तक भी गई थी मेरे ख्याल से, आप उसी पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। मार्केट से अगर आप देखें तो इस वक्त डेलो पे ट्रेड करते हुए बैंक निफ्टी 41,277 में वॉलेट कर चुका है। याद रखिएगा जो एक व्यू था मेरा कि 2 बजे का कि शायद निफ्टी बैंक यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे, कंसिडरिंग HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक, नहीं वो गलत साबित हुआ है अब तक तो। और बैकफुट पे अगर आप देखें आता हुआ निफ्टी बैंक, और याद रखिएगा अगर 240 के जोन को वॉलेट करता है तो वो कॉल से प्लीज़ एग्जिट कर जाइएगा। इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर पुल बैक जो था मतलब नहीं आया, और पुल बैक की थ्योरी यही थी कि निफ्टी बैंक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक थे, वो फुल बैक फॉर द टाइमिंग अभी तक नहीं है, याद रखिएगा। तो वो कॉल ठीक नहीं रही और ये क्लोज थोड़ा सा खराब है, क्लोज याद रखिएगा, स्पेशली कंसिडरिंग रिलायंस एंड कंसिडरिंग निफ्टी आईटी। प्रकाश सर आपकी कॉल क्या रहेगी? शॉर्ट कॉल रहेगी और वो है पीवीआर। वीक नजर आता है मुझे पीवीआर। 5-6 दिन अप मिला है, उससे डाउन मूव शुरू हुआ है। अब ट्रेड कर रहा है 1543 के आसपास से, 154350 1560 का स्पॉट टॉप लगाना चाहिए पीवीआर में, शॉर्ट कर देना चाहिए। पॉसिबल है कि लो लेवल देखें, फर्स्ट टेक्निकल टारगेट्स 1530 के नजर आते हैं। पीवीआर शॉर्ट। ओके, पीवीआर अगर आप देखें आपका शॉर्ट ट्रेड है, और सुबह भी अगर आप देखें पीवीआर का एक शॉर्ट ट्रेड आया था और करीब करीब 1545 पे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी आपके कैरी करेंगे फ्राइडे के लिए? विनीत जी मुझे लगता है यहाँ पे कैपिटल गुड्स में ट्रैक्शन अच्छा है। आप देखिए एबीबी सीमेंस, लार्सन एंड टुब्रो, इनफैक्ट लार्सन एंड टुब्रो पे ही मेरा कॉल रहेगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आज इसमें थोड़ा आप कह सकते हैं कि इसने जो रेंज है पिछले 2 दिनों का हाई, इसके ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एलएनटी में 2250-2260 का टारगेट होना चाहिए। 2250-2260 के टारगेट के लिए एलएनटी बाय करे। फ्यूचर में स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 2175 का। ओके, एलएनटी आप कैरी कर रहे हैं कल मॉर्निंग के लिए। एलएनटी में स्ट्रेंथ है और अगर आप देखें अच्छी खासी स्ट्रेंथ कायम है अभी तक, तो आप अपना व्यू एलएनटी पे ही स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं। प्रशांत आपके कैरी करेंगे? वीरू जी मैं यूबीएल यूनाइटेड ब्रूवरीज जो अभी 1450 को जस्ट ब्रेक कर चुका है, इसको शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1465 के जस्ट ऊपर, तो 1466, और टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 1420 से लेके 1410 का। ओके, आप यूबीएल को अगर आप देखें तो यहाँ पे सेल टुडे बाय टुमारो, और एसटीबीटी कॉल है याद रखिएगा 1448 पर यहाँ पे, यस सेल कॉल याद रखिएगा। अच्छा अमित जी आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी निफ्टी पीएससी इंडेक्स में हमने देखा
काफी लास्ट कुछ दिनों से काफी स्ट्रेंथ है, इसके कंपोनेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसमें से जो मुझे अभी स्टॉक अच्छा लग रहा है दैट इज कोल इंडिया। आज के मार्केट के डाउनटिक के कारण ये मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा रेस्ट कर रहा है। स्टॉक में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें टेक्निकली एक काफी अच्छा ब्रेकआउट इन प्लेस है। तो मुझे लगता है थोड़ा भी मार्केट स्टेबलाइज करेगा तो दिस विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग रियली वेल। 225 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 231 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 222। आशीष माहेश्वरी जी, आप क्या पिक करेंगे, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी मैं लिंडे इंडिया पे बैट करना चाहूंगा। मेरा मानना है 4000 रुपए के आसपास स्टॉक को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और अगेन रीजन ये है कि जो इंडस्ट्रियल जो गैसेज हैं या जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स हैं उसका डिमांड में जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो वो लिंडे इंडिया के फेवर में है। इस स्टॉक में हमने इतने खराब मार्केट में भी आज अच्छा रन अप आता देखा और मेरा मानना है ये स्टॉक बिल्कुल 4500-4700 के लेवल आपको मार्च एंड तक भी दिखा सकता है। बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए, इस लेवल पे री रेटिंग हो रही है लिंडे इंडिया की। ओके, लिंडे इंडिया का देखिए है। और याद रखिएगा जो मैंने बैंक निफ्टी पे कॉल दिया था लॉन्ग का एट 3878, उसको हमें लॉन्ग को नहीं रखना है। करीब करीब 240 की ट्रेजेक्ट्री, यानी अगर आप देखें 41,240 की ट्रेजेक्ट्री वॉलेट होती है तो प्लीज़ उससे बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि वही अगर आप देखिए पॉइंट था जो मैंने पिक किया था। और HDFC बैंक, एक्सिस बैंक की स्ट्रेंथ को अगर आप देखिए मैंने ट्रैक करते हुए उस कॉल को मैं चेस कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ है कि HDFC बैंक भी अगर आप देखिए बैकफुट पे आ गया है। HDFC बैंक अब करीब करीब 1630 पर रिट्रेस हुआ है। यस, ये भी बैकफुट पे है। और ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो प्रेशर में थे ही। एक बार अमित सेकेंड थॉट में लेना चाहूँगा, सिंस मेरी जो बाइंग ट्रेजेक्ट्री थी वो करीब करीब थी 41,378 और साथ ही साथ 41,240, वो 50 डेमा की ट्रेजेक्ट्री जिसको आपने रीगेन किया था कल, अगर वो सरेंडर हो रही है तो क्या 41,000 के जोन्स के टेस्ट होने के चांसेस लग रहे हैं आपको दोबारा? एक बार सेकंड थॉट आपका। जी विनय जी, मुझे लग रहा है जो थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड प्रेशर है कल के सत्र में, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली 41,000 टेस्ट हो सकता है, बट ऐसी कोई अभी इमीडिएटली अगर कहीं की वीकनेस है तो वो नहीं है। वीकनेस तभी कहूंगा जब 40,800 के लेवल्स निफ्टी बैंक में टूटेंगे। 40,800 बहुत दूर की बात है। मेरा ट्रेड था इंट्राडे का, याद रखिएगा, बट वो 240 नीचे नहीं रखना है हमें, याद रखिएगा। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त। डीलर्स के रडार पे क्या है यतिन? एग्जैक्टली मार्केट्स डे लो पर आई थिंक थोड़ा एक्सपायरी का इम्पैक्ट भी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रुझान भी काफ़ी खराब है। डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं और स्पेशली अगर शॉर्ट ट्रेड में कुछ ट्रेड हो तो बताइएगा। तो शॉर्ट साइड पे ट्रेड जरूर है, लेकिन आशीष बात करते हैं SBI कार्ड की सबसे पहले, क्योंकि जो कार्ड स्पेंडिंग डेटा है वो काफ़ी अच्छा आया है फरवरी के महीने के लिए। और SBI कार्ड की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का कहना है। और उनको लगता है 775 से लेकर 780 तक के टारगेट से स्टॉक पे आने चाहिए। करंटली स्टॉक लगभग 770 के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस से लगभग उनको लगता है 10 से 15 रुपए की अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक अभी भी लगभग डेज हाई के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है। फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखे गए हैं। शॉर्ट साइड पे इंडिगो है, और इंडिगो की बात करें तो आप देखेंगे पिछले आधे घंटे में स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया है। डीलर्स का मानना यह है कि FIs यहाँ बिकवाली कर रहे हैं और शायद इस स्टॉक में आपको 30 से 40 रुपए की डाउन साइड देखने को मिल सके। तो इंडिगो एक स्टॉक है जहां डीलर्स STBT की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओके, इंटीग्रो एविएशन आपकी स्क्रीन पर आप तो यहाँ पर सेल कॉल, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। इंडिगो आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 1866 पे ट्रेड करता हुआ। SBI कार्ड्स पर आप देखें लॉन्ग है और इंडिगो पे शॉर्ट है। आज इंडिगो ने एक अटेम्प्ट लिया एक पुल बैक का। देखिए कल इंटीग्रो एविएशन में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था और 20 डेमा को जाके टेस्ट किया, लेकिन आज का कोलैप्स एग्जैक्टली 20 डेमा से आ गया। अच्छा ट्रेड निकाल के लाया यहाँ पर यतिन। मानस जरा आप एक बार टेक दीजिएगा इंडिगो पर, जिसका शॉर्ट ट्रेड है वो कैसे अप्रोच करे इसको, और इस दौर की जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी 1826 उसके रिविजिट होने के चांसेस लग रहे हैं क्या आपको? देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, ये तो सही है, लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्ट करना भी मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। आई थिंक जब रेंज ब्रेक हुई, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि स्पेशली 1850 और 1840 की रेंज में है, जब वो लेवल्स निकल जाएंगे उसके नीचे इंडिगो फिसलेगा तब शॉर्ट करेंगे, बट करंट लेवल्स पे शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। करंट लेवल पर आप देखें मानस का थॉट नहीं है कि यहाँ पर शॉर्ट किया जाए। इस बीच याद रखिएगा
निफ्टी जाके टेस्ट करता हुआ अपना अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि करीब करीब 17,572 पे, यानी करीब करीब 10 पॉइंट नीचे है। यानी जिस दिन आई थिंक 3 मार्च को एक वो बहुत बड़ा वाइल्ड स्विंग देखा था हमने जो उस दिन का जो तेजी का जो सेकंड अंश था, दूसरा पार्ट था, वो 200 डेमा को जब 572 पे पार किया था हमने, तब आया था। उसके बाद हम करीब करीब 17,800 तक का स्विंग देख के आए, लेकिन अब हम उस रेंज को फिर टेस्ट करते हुए मानस एक टेक दीजिएगा यहाँ पे। निफ्टी अगर इस 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री 17,572 को वॉलिड करता है तो आपका व्यू क्या कहता है? क्योंकि आज एक तो एक सीरीज का कंप्लीशन भी हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट बिगिन होगा कल से, उसमें शायद 17,500 के पुट राइटर के पास उतना कन्विक्शन ना हो अब, तो ऐसे में आप निफ्टी को कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, मैं 550 के लेवल्स को ब्रेक करने का इंतजार करूंगा। अब अगर 550 के नीचे निफ्टी ओपन होता है और वहां पर 15-20 मिनट सस्टेन करता है, तब आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। फिर तो आपके टारगेट 17,300 के रहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि एक तो आज एक्सपायरी है, इसलिए क्लियर व्यू नहीं समझ में आ रहा है कि ये ब्रेकडाउन है या नहीं है। अभी तक के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद अगर कल 550 के नीचे निफ्टी जाएगा और वहां ट्रेड करेगा तभी बिकवाली करेंगे, उससे पहले बिकवाली नहीं करेंगे। ओके, आपके थॉट्स दूसरे हैं शायद थोड़े से। अगर आप देखें, आप 17,550 इस रेंज के वॉल्यूशन का इंतजार करेंगे, तभी आप उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं वीकनेस। बट सही मायने में आई थिंक इस वक्त मार्केट्स ढेर ऊपर है, 173 अंक नीचे निफ्टी, और लगभग निफ्टी बैंक 356 नीचे। डॉक्टर साहब, एक बार जरा प्लीज मार्केट ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पे। मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है, और मार्केट ब्रेथ में एग्जैक्टली अगर आप देखें इस वक्त है क्या? देखिए, रिलायंस कमजोर इस वक्त, निफ्टी बैंक कमजोर इस वक्त, निफ्टी आईटी कमजोर इस वक्त B2 जो है वो वीक पड़े हुए। सुबह इट वाज आई थिंक जो मार्केट ब्रेथ थी वो थी करीब 99 लॉन्ग्स। इस वक्त अगर आप देखें उसके ऑलमोस्ट एक तिहाई, ओनली 32 शॉर्ट कवरिंग 6 में, 125 में शॉर्ट्स जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं आज। शॉर्ट्स पे लोग कैपिटलाइज करके गए हैं आज इस सेशन में। 32 लॉन्ग कहां पर है? मन्नापुरम में, SBI कार्ड्स में, डेल्टा कॉर्प में, श्रीराम फाइनेंस पे और ग्रैनुअल्स में। शॉर्ट कवरिंग कहां पे? टाटा स्टील, HPCL, गुजरात गैस, एल्केम लैब, टोरेंट पावर। और ये जो शॉर्टिंग का आंकड़ा है ये क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। और शॉर्टिंग अगर आप देखें तो जहां पे हुई है वो है थोड़ा सा RBL बैंक है, कोई बड़ा दिग्गज बैंकिंग स्टॉक नहीं है यहाँ पर। और अदानी इंटरप्राइजेस, दरअसल मूड खराब हुआ आज अदानी इंटरप्राइजेस की खबर के बाद, क्योंकि उसके बाद SBI पर भी एक इम्पैक्ट पड़ा। SBI ने इस निफ्टी बैंक के पुल बैक की पूरी कहानी को और मोमेंटम को स्पॉन्सर किया था जब ये करीब 520 से करीब 560 तक गया था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, डिक्सन, M&M, ये सब में देखें शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई आज अंबुजा में, अदानी पोर्ट्स में, गेल में, इंटेलेक्ट डिज़ाइन में, और साथ ही साथ GMR इंफ्रा में भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें पेन में है ही, निफ्टी का क्लोज करीब 17,580, निफ्टी बैंक उस जोन को वॉलिड कर चुका है। सो नो मीनिंग ऑफ होल्डिंग नाउ निफ्टी बैंक लॉन्ग ट्रेड्स। 41,240 वो वॉलिड हो चुका है निफ्टी डेलो पर। और एक स्टॉक और अपनी स्क्रीन पे दिखाइएगा जिसने इस वक्त काफ़ी पेन देखा है, दैट्स M&M। मैं M&M को पिछले कुछ मिनटों से ट्रैक कर रहा था। M&M में एक इन्वर्टेड फ्लैग है, याद रखिएगा। अमित, आपकी राय? एक तो इट्स अ कंफर्म और डिसाइसिव और एक बहुत बड़ा क्लोज है बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग जिसका शायद कल ये एक ब्रेकआउट कंफर्म कर दे, मतलब बेरिश पैटर्न का ब्रेकआउट, यानी एक मंदी का रुख। आपका टेक M&M पर? सत्र में M&M was unable to cross 100 DMA, और आज के सत्र में हमने देखा कि काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इसमें बना है, जिसने अपने पिछले 4 से 5 दिनों का ऑलमोस्ट जो कंसोलिडेशन था उसको इरेज कर रहा है। वॉल्यूम अपटेक भी पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में जिस हिसाब से आज का कैंडल बन रहा है और जो मोमेंटम है, इट कैन टेस्ट 1225, और अगर वो क्रैक करता तो स्टॉक विल हेड फॉर 1200। इस स्टॉक का अगर किसी ने शॉर्ट करना है तो उसका लगभग स्टॉप लॉस 1270 रुपीज के आसपास रखे।
M&M फ्यूचर्स अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। गजब अगर आप देखें तो यहाँ पे पेन है और काफ़ी दिनों बाद M&M ऐसे अगर आप देखें किसी बेयर फ्रेज में ट्रैप हुआ है, डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और ऑटो स्पेस में अगर आप देखें तो इस वक्त अपोलो को देखिए आप, अपोलो ने एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल जनरेट किया है आज। दरअसल पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें अप ट्रेंड में था, 20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया था, लेकिन आज कोलैप्स हुआ। एग्जैक्टली आप देखें अपोलो टायर्स डायरेक्टर साहब, अपोलो टायर्स मानस एक टेक देंगे अपोलो टायर्स पे, आपका टेक इस पर? देखिए अपोलो टायर्स की जहां तक बात है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया और अगर ये 310 के नीचे अब जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। इससे बिल्कुल कॉशियस रहना है, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है और अब फ्रेश खरीदारी केवल 325 रुपए के ऊपर करेंगे। अगर 310 के नीचे जाएगा तो कम से कम 295 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इस बीच जरा एक बार वो M&M ये आपकी बजाज फाइनेंस की पुट ऑप्शन लेके आइए, 5900 की क्या कर रही है डायरेक्टर साहब? जरा 133 पे वो पुट ट्रेड करती हुई 118 पे हम लेके गए थे, जो मेरे को वाजिब ट्रेड लग रहे थे कि भाई हम ले सकते हैं जहां पर, वो थे यही ट्रेड। और बजाज फाइनेंस की पुट अब वो करीब करीब 138 पे। मानस कवर कर लें क्या इस पुट ऑप्शन को अब? आई थिंक लेके जाना चाहिए क्योंकि देखिए वीकनेस यहाँ पे क्लियरली दिख रही है और शायद आपको कल मॉर्निंग में 58.50 या तो 58.25 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक उस पुट ऑप्शन में को कैरी करना चाहिए। पुट ऑप्शन को कैरी करना चाहिए, आपका व्यू है उस पुट ऑप्शन को कैरी करने का। और कुछ काउंटर्स देख लीजिए, जैसे कि मैं बात करता ना TCS, हालांकि मानस ने उस वक्त मना कर दिया था कि भाई TCS को पुट ऑप्शन को ट्रेड नहीं करना चाहिए। एंड मानस जो थे वो वेट कर रहे थे कि TCS अगर स्लिप करता है 1330 के नीचे, अभी भी अगर आप देखें उसके नीचे स्लिप नहीं हुआ है, बट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, TCS का ये क्लोज जो है वो आज आ रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे और निफ्टी IT का ये जो क्लोज है ये भी 200 डेमा के नीचे है। प्रशांत, आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? वीरू जी, अगर हम TCS की बात करें तो कल एक हैमर पैटर्न बना था, आज हम उसको एनगल्फ कर रहे हैं। मैं कल के लिए वेट करूंगा और जहां तक लेवल्स की बात है तो ये एक बार 3325 3325 के नीचे ओपन हो जाए या इसको ब्रेक कर दे, मैं इमीडिएट शॉर्ट करूंगा क्योंकि वो एक अहम लेवल है। हैमर ब्रेक और बहुत बड़ा वीकनेस दिखाता है, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 3365, यानी 1% का रिस्क पे रखूंगा और मैं नीचे के लेवल्स यानी 3250-40 तक के टारगेट्स देखूंगा। तो मेरे लिए कंडीशनल सेल होगा 3325 के नीचे। 3325 के नीचे। अच्छा, आपका कंडीशनल सेल है 325, मानस का 330 और ट्रेड करा है 335 पे। तो उस कंडीशन को अगर आप देखें फुलफिल करने के लिए, उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को अगर आप देखें पार करने के लिए अभी भी अगर आप देखें 5-8 रुपए बाकी हैं, पर इट्स अ बैड क्लोज। 170 अंक नीचे, हाँ आप कहने को कह सकते हैं कि भाई एक्सपायरी का इम्पैक्ट है, बट इट्स अ बैड क्लोज। 41,265, क्योंकि आज ऐसा होता था ना कि कभी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी IT बैकफुट पे था, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था तो निफ्टी IT बैकफुट पे था, रिलायंस बैकफुट पे था। लेकिन आज तीनों की तीनों चीज़ जो थी वो कोलैप्स हो रही थी, तीनों की तीनों चीज़ कोलैप्स हो रही थी। अच्छा, अगर आप क्लोज के दृष्टिकोण से देखें तो ये क्लोज कैसा है? निफ्टी IT बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी बैंक बिलो 50 डेमा, बट याद रखिएगा अभी भी ये अपने फर्स्ट एवरेज 50 डेमा के नीचे है। अभी 250, 1020 तो काफ़ी नीचे हैं, तो बहुत ख़राब नहीं है। बट यस, लॉजिकली एक जो जोन होता है बाय करने का, वो तो अगर आप देखें आपका वॉलेट हो गया। आप जब भी बाय करते हैं स्ट्रेंथ को बाय करते हैं। और जहाँ तक निफ्टी का एक क्लोज है, निफ्टी ने आज स्ट्राइक कर लिया एक बार फिर से, लगभग 3 सेशन के अंतराल के बाद फिर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जो कि हमने बाइसेक्ट किया था, आप समझ लीजिएगा कि 3 मार्च को। तो एक खराब क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं हम, बट लेट्स सी कल क्या करते हैं। लेकिन डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 43 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड करते हुए। आशीष, महेश्वरी साहब की मेरी बात कर रहे हो? आ गए आप? मैं यहीं बैठा हूं, मैंने कहा मैं स्वागत आपका कर बढ़िया वाले। ये आपको पता है? अच्छा बताइए, कैंटीन में क्या था आज? कुछ नहीं मिला, मैं सिर्फ पानी पिया। कैंटीन में खत्म हो जाता है इस टाइम तक। अच्छा, अब पता है 1 बजे, आप आजकल ध्यान नहीं दे रहे सतपुते साहब, शिल्पा मेडिकेयर 10% ऊपर और 1 बजे गावत सर ने अपना प्रेफर्ड पिक दे दिया था। आप ध्यान नहीं दे रहे हो शिल्पा पे? हाँ, गावत साहब ध्यान दे रहे हैं ना, बस हो गया।
क्या गावे सर, एक दिन लड़ाई क्या हुई मैम से, आप शिल्पा मेडिकेयर पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। सीक्वेंट साइंटिफिक 20% के सर्किट पे वो पुरानी डील जो थी वो हाथ खींच लिए इन्होंने, एक्विजिशन करना चाहते थे, आज बढ़िया मूव उसने डिलीवर करा। सीमेक 16%, ये सब कैश मार्केट के स्टॉक, वीरू ने बहुत ब्यूटीफुल वायदा हाईलाइट कर दिया। शिल्पा मेडिकेयर वगैरह अच्छा मूव्स आज की ट्रेडिंग सेशन में डिलीवर करके जाते हुए नजर आएंगे। पर प्रेशर वाकई माउंट हुआ, 17,600 के नीचे के टिक्स हैं, 17,580 के आसपास। दिक्कत भरी आज की एक्सपायरी रही, बिल्कुल लोज के आसपास। निफ्टी बैंक जो लग रहा था थोड़ा सा सस्टेन करेगा, हुआ नहीं इवेंचुअली, 3/4% का दबाव, वो जाते जाते उस पॉकेट का भी प्रेशर दरअसल और माउंट होता हुआ हर टिक के साथ नजर आ रहा है। 41,250 के आसपास के लेवल्स, और इस समय जो फ्रेश प्रेशर ऐड कर रहा है उसमें आईटीसी। सावन साहब हैं क्या अभी भी? सावन साहब, कल तो उस ऑप्शन ने बढ़िया रिटर्न दिए, आईटीसी अब प्लेस कैसा है? हम रिटेल का बड़ा इंटरेस्ट है, 385 386 के जोन्स पे आईटीसी कैसा प्लेस्ड है? जी ओवरऑल आशीष जी, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में एक स्क्वीज डेवलप हो रही है। नॉर्मली स्क्वीज के बाद एक अच्छी स्प्रिंग इफेक्ट आता है, और आज अगर आप वॉल्यूम देखें तो कोई नोटिसेबल वॉल्यूम नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको एक डिप ही मानूंगा। और जो भी कैश में बाय करना चाहे वो डेली चार्ट पे गैप का सपोर्ट आपको दिखेगा, करीबन हम मानेंगे 382, तो 380 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो, और बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 395 400। इस मार्केट में मुझे लग रहा है सबसे सेफ बेट आईटीसी ही होगा। हाँ, ये किसी ने फंडामेंटली भी मेंशन करा था कल, और प्रशांत सावंत साहब तो लगातार डाल पे रखे हुए हैं एक सेफ बेट के तौर पे आईटीसी। जाते जाते ट्रेड में आज हुआ क्या, फार्मास्यूटिकल्स कुछ रिकवरी दिखाने के मूड में थे। सन फार्मा, सिप्ला अब इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी फार्मा नहीं, सन फार्मा सिप्ला इंडिविजुअली दिखाइए प्लीज। सिप्ला तो इन ग्रीन आ गया है, सन फार्मा आज आ रहा है हरे निशान के आसपास। लो लेवल से अच्छी रिकवरी उन स्टॉक्स में देखने को मिली है। ये अभी के टिक्स जो आ रहे हैं अच्छी मजबूती की तरफ बढ़ते हुए। चलिए, समय खत्म हो रहा है, मैं एक काम करता हूं, मैं क्लोजिंग कर देता हूं, उसके बाद बातचीत वीरू से क्लोजिंग के ऊपर कर लेंगे। तो थर्सडे का दिन, वीकली एक्सपायरी प्रेशर, 3 दिनों के अच्छे मूव्स के बाद, ग्लोबल संकेत खराब होने के बावजूद, डटे खड़े रहने के बाद आज थोड़ा सा दबाव, 1% का मीनिंगफुल नॉक, 170 अंक की कमजोरी के साथ निफ्टी समय कामकाज करता हुआ 17,580 17,585 के आसपास के लेवल्स। आईटी पिछले कुछ दिनों से रह रहे कि वो नैस्डैक से क्या, फेड के जो जिस तरह के क्यूज आ रहे हैं उस पर नैस्डैक रिएक्ट कर रहा है, हमारा आईटी भी सल्की कर रहा है। 1.25% के आसपास का दबाव आईटी में, और दिन भर कमजोरी के साथ ये पॉकेट आज ट्रेड करती हुई नजर आई। बैंक्स थमे हुए थे, ठहरे हुए थे, लग रहा था सुधर जाएंगे, लेकिन जाते जाते बैंक्स में भी ऑलमोस्ट इन टैंडम विद निफ्टी अब प्रेशर माउंट हो रहा है। 3/4% से ज्यादा प्रेशर के साथ निफ्टी बैंक इस समय के टिक्स दिखाता हुआ क्लोजिंग के 340 अंकों के दबाव के साथ निफ्टी बैंक। बाकी इंटरेस्टिंग पॉकेट स्क्रीन पर रख दीजिए। ऑटोज आज सुबह से बहुत तगड़ा प्रेशर बना, इंडिविजुअल ऑटो स्टॉक की चर्चा भी हुई, इवेंचुअली 2% के आसपास के दबाव के साथ ऑटोज, जब तक कल तक की चाल बड़ी अच्छी थी, आज खैर प्रॉफिट टेकिंग का दिन था, उसका खामियाजा शायद ऑटोज ने भुगता है। मेटल्स फिर भी रिलेटिव आउट परफॉर्मर थे, काफी सारे मेटल स्टॉक्स तो इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, चाइना से अच्छे क्यूज, अब ब्रोकरेज के अच्छे रिपोर्ट, जो भी रीजन कह लीजिए। एफएमसीजी, कोई आईटीसी एचयूएल जब वीक विकेट पे हो तो फिर एफएमसीजी 1% का दबाव इस समय दिखाता हुआ। लाइए हीट में ब्रॉडर मार्केट दिखा दीजिए। मिड कैप्स 2/3, आधे से 2/3% की कमजोरी, स्मॉल कैप्स भी आधे % के आसपास का दबाव। ब्रेथ स्लाइटली डिक्लाइंस के फेवर में, 4:5 का रेशियो कह लीजिए डिक्लाइंस के फेवर में आता हुआ। निफ्टी का हीट मैप दिखाइएगा प्लीज, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स थे। सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज से, वेटेज के लिहाज से कह रहा हूं, 2.25% की कमजोरी यहां पर। मैंने ऑटोज की बात करी थी, दबाव तगड़ा था, कोई एमएनएम आपकी स्क्रीन पर, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, ये सारे के सारे, टाटा मोटर्स, सारे ऑटो स्टॉक्स अच्छी खासी कमजोरी। कुछ हेवीवेट्स और मार्क करता हूं, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो बाकी जब प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स फिर भी हरे में जा रहे थे, ये तो आज पस्ती पड़ा हुआ था। कल की इंट्राडे रिकवरी के बाद इवेंचुअली प्रेशर माउंट हुआ आज, 0.25% आईटीसी। टीसीएस 1.5-2% का दबाव दिखाता हुआ। आईटीसी उधर 1.5-1.25% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। तो ये वो कुछ हेवी वेट जिन्होंने प्रेशर बनाया। इवन इन्फोसिस वेटेज के लिहाज से 3/4% का दबाव इन्फोसिस का भी तगड़ा। जो स्टॉक्स थोड़ा बहुत माहौल बनाने में कामयाब रहे आज की ट्रेडिंग सेशन में, डिफेंसिव थोड़े से लाइमलाइट में थे, तो मैं भी सिप्ला मार्क कर ही रहा था, हालांकि ऑफ डेज हाइज, लेकिन सिप्ला इन ग्रीन बंद हुआ। एक्सिस बैंक
स्टैंड आउट कर रहा था। जाते जाते एचडीएफसी बैंक तो फिर भी रेड में बंद हुआ, एक्सिस बैंक फिर भी आधे % का उछाल। भारतीय वो बढ़िया, मेरे ख्याल से सीएलएसए की ब्रोकरेज रिपोर्ट 4 डिजिट के टारगेट्स, उसके बाद भारतीय आज सुबह से अच्छी मजबूती। कैपिटल गुड स्टॉक्स की बहुत चर्चा हुई इस प्रोग्राम में। लार्सन एंड टूब्रो हेवी वेट 1% मजबूत, और टाटा स्टील और हिंडाल्को में ब्रोकरेज रिपोर्ट थी। टाटा स्टील कल भी लो लेवल से बढ़िया घुमा और आज निफ्टी का टॉप गेनर। दिखाइए भाई, जाते जाते निफ्टी दिखा दीजिए और निफ्टी बैंक दिखा दीजिए। निफ्टी फाइनल क्लोज जो आया है 17,589, 590 पकड़ लीजिए कन्वीनियंस के लिए, 165 अंक दबाव, और निफ्टी बैंक में 3/4। क्लोजिंग पे मैं वीरू से बात करता हूं। एक बार सीधा सौदा में जो आज जो 20 स्टॉक्स हाईलाइट किए गए थे उनमें कैसा मूड माहौल रहा वो देख लीजिए। नीरज ने जो मेंशन करे थे, एसबीआई वो महंगा पैसा उठाना एक रीजन था जिसको मेंशन करा था, और उसी के चलते रियल एस्टेट स्टॉक्स मेंशन करे थे। तो एसबीआई और मैक्रोटेक डेवलपर्स दबाव में, भारती की रिपोर्ट का फायदा, कमजोर बाजार में भारती 3/4% ऊपर, और डॉक्टर रेड्डीज एक बात ध्यान रखिएगा, फार्मा को लेकर एक कंसर्न। आज शाम को यूएस में बजट प्रेजेंट करेंगे जो बाइडेन साहब 2024 फाइनेंशियल ईयर का।